स्टूडेंट्स, आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हम हमारे इस नए साइबर सिक्योरिटी चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आए। सो जैसा कि हमारा प्रॉमिस था, आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन शेल प्रोग्रामिंग। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो हैकर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काउंट करी जाती है, उसका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट जिसके अंदर आप शेल के बेसिक टू एडवांस तक के काफी कांसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। सो लर्नर्स, बिफोर यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्लेलिस्ट, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, लाइव जूम क्लासेस के जरिए ट्रेनर से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स अपने मेंटर्स के जरिए रिजॉल्व करना चाहते हैं और कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसको आप आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी? आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू शेल स्क्रिप्टिंग। बेसिकली इस वीडियो का मतलब है कि हम शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि आगे जो हम कंप्लीट शेल स्क्रिप्टिंग, शेल प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट लेके आ गए हैं उसको अच्छे से समझ सके, जिसकी वजह से हमारे काफी हेल्प होने वाली है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों शेल स्क्रिप्टिंग जरूरी है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, यूज ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग का यूज क्या आने वाला है हमारे, एंड साथ ही साथ बैश वर्सेस शेल स्क्रिप्टिंग, दोनों इनमें डिफरेंस क्या है, बैश और एसएच में असल में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, व्हाट इज शेल प्रोग्रामिंग, शेल प्रोग्रामिंग, शेल स्क्रिप्टिंग, ये है क्या असल में, या फिर ये शेल क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के जरिए इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ओके, जो कि बनाया जाता है यूनिक्स या लिनक्स की शेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, यानी इसका जो इंटरप्रेटर होता है सर वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, कंप्लीट कमांड लाइन पे बेस्ड है। एंड सबसे बड़ी बात कि जो शेल प्रोग्रामिंग है वो और कुछ नहीं, वो कमांड्स को ऑटोमेशन में रन करना ही है। अगर हम इजीएस्ट तरीके से शेल को समझना चाहे तो शेल का मतलब है कि सर टर्मिनल में हम जो कमांड्स रन करते हैं उन्हीं कमांड्स को अगर हम ऑटोमेशन प्रोसेस में एक प्रोग्राम में लिख दें तो उसको हम शेल स्क्रिप्टिंग या शेल प्रोग्रामिंग कहते हैं। यहाँ पे सर फाइल को मैनिपुलेशन इसके अंदर करा जाता है, बेसिकली फाइल के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो कि हम टर्मिनल के जरिए भी कर सकते थे, एंड हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शेल प्रोग्राम है वो होता क्या है कि सर टर्मिनल की कमांड्स को रोज रोज ना रन करने के लिए, एक ऑटोमेशन में लाने के लिए हमने क्या करा, शेल प्रोग्रामिंग बनाई, जो कि हमारे लिनक्स की प्रोग्रामिंग है, लिनक्स के टर्मिनल की प्रोग्रामिंग है, जिसके जरिए हम लिनक्स के सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी अच्छी चीजें हैं जो इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारा काम ऑटोमेशन में आ जाता है। तो ये हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में सीखने वाले हैं कि क्या क्या चीजों को हम ऑटोमेशन में ला सकते हैं, चाहे वो हैकिंग से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल आईटी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, दोनों काम हम शेल के जरिए बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, यूज ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। अब शेल स्क्रिप्टिंग का यूज क्या है, क्या जरूरत है इसकी। तो सर असल में जब हम किसी भी सिस्टम पे जाके डेली एक ही कोड रन करते हैं, चाहे हम एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात क्यों ना करें, या फिर जो नॉर्मल काम हमारे कंप्यूटर में करते हैं, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, लिनक्स मशीन स्टार्ट करने के बाद कुछ बेसिक कमांड्स हमें पता है सर हम रोज रन कर रहे हैं, तो सर उन बेसिक कमांड्स को रोज लिखने में हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें। क्यों ना सभी एक्सटेंशन को एक फाइल में रखा जाए जिसका एक्सटेंशन .sh हो, और हम जब चाहे उस फाइल को रन करके वो जो हमारे कमांड्स थे उनको सीक्वेंस में रन करा पाए, जिससे एरर्स भी कम हो जाएगी। तो सर यहाँ पे देखा जाए तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम कमांड्स लिख रहे होते हैं तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम कुछ गलती कर सकते हैं, लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सिंटैक्स मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए बेसिकली एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी शेल प्रोग्रामिंग में, एंड यहाँ पे ऑटोमेशन मिल जाएगा। सर डेली हमें सेम कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस एक फाइल को एग्जीक्यूट करना है और जो हमारा डेली का कंटिन्यूअस प्रोसेस था वो उसे ऑटोमेशन में लेके आ जाएगा। देन यहाँ पे एफिशिएंट है, नो डाउट। स्टूडेंट्स जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में जितनी एरर्स होती है हम एक बार में रिजॉल्व कर देते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा फास्ट वर्क कर पाता है, बिकॉज आप जितनी देर में कमांड रन करोगे उतनी देर में तो हम कई सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंट भी है, बेसिकली आपको ऑटोमेशन भी दे रहा है, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी प्रोवाइड कर रही है शेल प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं स्टूडेंट, शेल और बैश प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, या फिर बैश और एसएच के अंदर डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। तो देखते हैं यहाँ पे, बैश का फुल फॉर्म है वॉर्न अगेंस्ट शेल, एंड ये बैश है क्या सर असल में, पहले शेल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। शेल का फुल फॉर्म यानी एसएच का फुल फॉर्म है शेल। सर शेल जो है वो सबसे पहले आया था, ये लिनक्स की पहली प्रोग्रामिंग है जो उसके कमांड्स को एग्जीक्यूट करा पाती थी, कमांड लाइन इंटरप्रिटेशंस करा पाती थी। उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो है बैश, जिसको कहा जाता है बॉर्न अगेंस्ट शेल, यानी अपडेटेड वर्जन ऑफ शेल है। यहाँ पे इसके भी कुछ प्रॉफिट्स हैं एंड इसके भी कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि ये पहला बेस है। तो सर इसकी जो सबसे अच्छी खास बात है वो ये है कि ये पोर्टेबल है किसी भी डिवाइस के साथ, यानी ये पोर्टेबल है ज्यादातर सिस्टम्स के साथ काम करने के लिए।
लेकिन जो बैश है इसका अपडेटेड वर्जन है, तो ये अपने सिलेक्टेड इन्वायरमेंट्स के साथ ही पोर्टेबल है। एंड सर यहाँ पे ये इजी टू यूज है जो बैश है, लेकिन जो हमारा शेल है क्योंकि ये पहला है और स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे ज्यादा इजी नहीं है सर। तो ये बेसिकली इतना इजी नहीं होगा एज कंपेरिजन टू बैश। हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों को मिला के बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। थोड़े बहुत प्रोग्राम्स हमारे बैश के भी होंगे, थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स हमारे शेल के भी होंगे, जिसके जरिए हम इन दोनों को अच्छे से सीख पाएंगे। वैसे इन दोनों में कुछ खास ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क आएगा यहाँ पे, जैसे उसके कंपाइलर का नाम इसके कंपाइलर का नाम अलग होगा, पर छोटे छोटे डिफरेंस रहेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ इंट्रोडक्शन टू फाइल्स एंड परमिशन। बेसिकली जब हम बैश प्रोग्रामिंग या शेल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो फाइल्स का होने वाला है। और लिनक्स में फाइल का सेटअप क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या वहां पे परमिशंस का रोल होता है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में हम हमारे प्रोग्राम्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए और यूज कर पाए। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे नो डाउट सर किसी फाइल में ही बनेंगे, तो उस फाइल से रिलेटेड कुछ बातें आज हम समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक फाइल की, तो फाइल है क्या सर? फाइल बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर हम कंटेंट फिल कर सकते हैं। और लिनक्स के अंदर जब भी हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं, तो या तो हम ग्राफिकली क्रिएट करेंगे हमारे किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, कुछ भी हो सकता है, gedit हो सकता है, लीफपैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कमांड लाइन के जरिए सॉफ्टवेयर का नाम लिखो एंड देन फाइल का नाम लिख दो। अगर उस नाम की फाइल अवेलेबल होगी तो ओपन हो जाएगी, और नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। ये हम एक नॉर्मल सेटअप यूज में लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक फाइल की, तो असल में स्टूडेंट्स हमारी ये जो फाइल है इसके पास कुछ परमिशंस होती है, जो कि एक यूजर इस फाइल पे परफॉर्म कर सकता है। एंड वो 3 परमिशंस होती है। वो परमिशंस क्या क्या होती है सर? सबसे पहली परमिशन होती है रीड की, यानी जब हम एक फाइल को एक्सेस करेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे सर? उसके अंदर के कंटेंट को रीड करेंगे। तो पहली परमिशन जो एक फाइल के पास होती है वो होती है रीड परमिशन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। देन दूसरी परमिशन कहलाती है सर राइट की, यानी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कोई डेटा ऐड करेंगे, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो हम राइट कर रहे हैं, फाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं, फाइल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पे राइट की परमिशन यूज में आती है। एंड देन जो हमारी थर्ड परमिशन है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो होती है सर फाइल को एग्जीक्यूट यानी रन करने की परमिशन। बिकॉज अगर हमारी फाइल में हमने नॉर्मल टेक्स्ट ना लिख के कोई कोड लिखा है, कोई कमांड लिखा है, कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें विंडोज की, तो हम उसमें किसी भी फाइल पर क्लिक करते हैं, चाहे वो exe फाइल ही क्यों ना हो, तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है, हमसे परमिशन मांगी जाती है, क्या हम इसे रन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन जो मांगी जाती है बेसिकली। तो वैसे ही यहाँ पे हमारी इस फाइल के पास भी 3 तरीके की परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक फाइल को बनाते हैं तो उसके पास केवल 2 ही परमिशन रहती है, जो कि है रीड और राइट। एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं होती लिनक्स के अंदर। जब भी हम एक फाइल को बनाते हैं बाय डिफॉल्ट उसके पास केवल 2 परमिशन रहेगी, या उनसे कम हो सकती है, पर एग्जीक्यूटेबल परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती इनको। तो सर ये जो परमिशंस हैं ये किस तरीके से हम एक फाइल को अलॉट कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं, उस प्रोसेस को अब हम देखने वाले हैं। और उम्मीद है आपको कंफर्म हो गया होगा कि फाइल के पास कौन कौन सी 3 परमिशंस होती है, उनका रोल क्या है, एंड वो अब हमारे क्या काम आएंगे और क्यों जरूरी है, वो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी लिनक्स मशीन ऑन हो गई है। फिलहाल मैंने काली लिनक्स को ओपन करा, आप कोई भी लिनक्स मशीन यूज ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे हमारे टर्मिनल को स्टार्ट करना है, बिकॉज सर हम सारा काम कमांड लाइन के जरिए ही करने वाले हैं, ताकि उसको भी अच्छे से सीख सके। बिकॉज शेल प्रोग्रामिंग इन्हीं टर्मिनल के कमांड्स को ऑटोमेशन में लाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं रूट परमिशन दे रहा हूँ sudo su, एंड आई थिंक लिनक्स बेसिक कमांड्स आप सभी ने देखे होंगे, तो आप सबको पता होगा sudo su का मतलब है रूट परमिशन यानी एडमिन की ताकत देना। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम रूट यूजर बन चुके हैं, हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल का नाम यहाँ हम लिखेंगे sh test यानी शेल टेस्ट डॉट sh, जिसका एक्सटेंशन में हमने sh ही रखा है। यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, तो सर अगर इस नाम की ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई होती तो ओपन हो जाती है, और अगर नहीं बनी हुई है तो क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली फाइल क्रिएट हो गई है। सर इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं एंड देन समझते हैं कि वो जो रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशंस थी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो हमने नॉर्मली पहली लाइन में लिखा है ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू, एंड आई थिंक इतना ही कंटेंट हमने पहली लाइन में लिखा। और दूसरी लाइन में हमने क्या करा सर, नॉर्मल टेक्स्ट न लिख के कोशिश करी कि हम छोटा सा कोई कमांड या छोटा सा कुछ प्रोग्राम का कोड लिख सके। सो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है एको, एंड देन इस एको के अंदर मैं क्या करूंगा सर, एक छोटा सा वर्ड लिख दूंगा, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर जो भी लिखा है एग्जैक्टली उसको क्या करता है सर, एको एक कमांड है जो उसके अंदर लिखे हुए डेटा को, कंटेंट को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर लिख दिया आई एम फाइन। बस हमने यहाँ पे इतना ही कंटेंट लिखा है सर। एक फाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर हमने पहली लाइन बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, दूसरी लाइन में हमने कमांड लिखने की कोशिश करी है, एंड हम इसको सेव कर देते हैं। एंड सेव करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपने एको के बीच में एक स्पेस जरूर दे दिया हो, ताकि वो सही से एग्जीक्यूट हो पाए, रन हो पाए। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। कंट्रोल एस करके इस फाइल को हम क्लोज करेंगे,
एंड यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि डिस्प्ले थोड़ी साफ आप सभी को विजिबल भी हो। तो सर अब अगर हम ls लिखें तो इससे क्या होगा, जितनी भी इस सेम जगह पे, इस लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं वो सब हमें शो होने लग जाएगी। तो हमने ls लिख के एंटर प्रेस करा, तो जैसे ही एंटर प्रेस करा हमने जो फाइल का नाम रखा था sh test, तो उस फाइल को हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे sh test.sh नाम की फाइल है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि इस फाइल के पास क्या परमिशंस है क्या नहीं है, इसका करंट स्टेटस क्या हमें नहीं पता। तो सर उसके लिए हमें कमांड यूज लेंगे जो कि है ls-l, जिसका मतलब है लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज। ls का मतलब तो यही है कि सभी फाइल्स और फोल्डर्स एक डायरेक्टरी में जो पड़े हैं ये हमें वो दिखा देता है। लेकिन इसके बाद -l का मतलब है कि डिटेल्ड में आउटपुट दिखाया जाए, यानी हर फाइल से रिलेटेड थोड़ा डिटेल में आउटपुट दिखाए। तो जैसे ही हमें लिख के एंटर प्रेस करें, आप देख सकते हैं अब हमारे पास पहले से ज्यादा डिटेल में आउटपुट आ रहा है। हम स्क्रॉल अप करेंगे और वापस हमारी उसी फाइल पर जाएंगे जिसका नाम था sh-test.sh। और अगर इस फाइल की स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे क्या क्या डिटेल शो हो रही है सर, फाइल का जो लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है, डेट है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके यूजर के बारे में बता रहा है, किस यूजर ने इसको क्रिएट करा है, एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड परमिशन शो कर रहा है। एंड इन परमिशंस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो केवल R और W लिखा हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब रीड और राइट की परमिशन ही है हमारे पास। इस फाइल पे एक्टिविटीज करने की हमारे पास केवल दो परमिशन है सर, या तो हम रीड कर सकते हैं या हम उसको राइट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं /sh-test.sh, जिसका मतलब है डॉट का मतलब है सर किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने का कमांड, या तो बैश लिख सकता था या .sh लिख सकता था, या फिर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल बनी थी उसके कंपाइलर इंटरप्रेटर का नाम लिख सकता था। सर यहाँ पे हमने जैसे ही // और फाइल का नाम लिखा है, इसका मतलब उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। और अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ रूट यूजर में होने के बाद भी, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ पे एक एरर आया जिसमें बोल रहा है परमिशन डिनाइड। अब एक रूट यूजर के पास कौन सी परमिशन नहीं होगी भला? तो यहाँ पे असल में इसका पॉइंट ये है, कहने का मतलब इसका ये है कि सर आपकी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, हम उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा जो कि है chmod +x। असल में हम यहाँ क्या कर रहे हैं सर, chmod का मतलब है चेंज मोड। ये कमांड हमारे काम आ सकता है हमारी फाइल की परमिशंस को चेंज करने के लिए। हम चाहें तो हमारी फाइल से रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन ले भी सकते हैं, और चाहे तो उन्हें तीनों परमिशन दे भी सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर परमिशन के साथ भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या चाहते हैं कि सर हमारे फाइल के पास रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो अगर हमें इस फाइल को एक परमिशन देनी है तो हम वहाँ पे प्लस सिंबल का यूज देंगे, एंड देन x लिखेंगे, जो परमिशन हमें देनी है उसका सिंबल लिख देंगे, x मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो गया, एंड देन उस फाइल का नाम लिख देंगे जो कि है sh test। सो यहाँ पे हमने लिख दिया chmod +x sh test। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और मैं ls टाइप करूँ, -l लिखूं, एंटर प्रेस करूं, तो मैं यहाँ पे टॉप में आके देख सकता हूँ कि सर जो हमारी फाइल थी sh-test.sh, उसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है, लेकिन सर अगर हम कोई परमिशन लेना चाहें किसी फाइल से तो कैसे लेंगे, उसको देखने से पहले इस फाइल को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सर हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे // और एंटर प्रेस करूंगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि पहली लाइन में ये मेरे को बोल रहा है, फर्स्ट लाइन के अंदर हाई नॉट फाउंड, यानी इसको ये लग रहा है कि हाई मैंने कोई कमांड लिखने की कोशिश करी है, मुझे बता रहा है सर इस नाम को कोई कमांड नहीं हो रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज मैंने इस फाइल को रन करा है, एग्जीक्यूट करा है, जो कि तब करा जाता है जब फाइल के अंदर सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन में हमने एको एंड देन उसके अंदर लिखा था आई एम फाइन, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप फाइल के अंदर का रियल कंटेंट देखना चाहते हैं ये फाइल में क्या लिखा था, तो आप कैट करके कंफर्म भी कर सकते हैं। कैट की वजह से बेसिकली फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है वो प्रिंट आ जाता है। कैट की हेल्प से असल में हम फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है ये बाहर प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कैट sh test एंड एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो लाइन लिखी हुई थी, जिसमें पहले वर्ड को रीड करते हैं हमारी फाइल ने बताया कि सर ये तो कोई कमांड नहीं है, तो ये रन नहीं होगा। एंड सेकंड कमांड को रन कर दिया जिसमें आई एम फाइन लिखा था, वो हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल का काम बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म हुआ। इसको सीखने की इंपॉर्टेंस ये थी कि सर जब हम फ्यूचर में शायद प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए उनको रन कैसे करना है। अगर हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हुई नहीं और हमने वहाँ पे शेल प्रोग्राम लिख रखा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सर अगर कोई परमिशन लेना चाहें हम किसी फाइल से तो कैसे ले सकते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे chmod -rwx, बेसिकली रीड, राइट, एग्जीक्यूट। मैं चाहूँ तो तीनों की परमिशन एक साथ ले सकता हूँ। मैं जो परमिशन लेना चाहता हूँ मैं उनके इनिशियल्स जो है, उनके जो मेन सिंबल्स है जो उनको डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद अगर मैं ls-l लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि सर हमारी जो फाइल थी उसके पास से सभी परमिशन जो है वो जा चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sh test के पास अब कोई भी परमिशन नहीं बची।
मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेसिक शेल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का, ताकि हम हमारी शेल प्रोग्रामिंग के हिस्से को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। तो स्टार्टिंग के लिए एक्चुअली सबसे अच्छा प्रोसेस है कि सबसे पहले सर एक छोटा प्रोग्राम बना के देखा जाए कि वो काम किस तरीके से करता है। तो वो आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम बैश और एसएच यानी बैश और शेल प्रोग्रामिंग दोनों के अंदर इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारी लिनक्स मशीन पे, एंड यहाँ पे कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमें अब जो करना है वो ये है कि सर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर कुछ कोड्स लिखने हैं। अगर आप चाहो तो कमांड लाइन के जरिए भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए भी कर सकते हो। बट हो सकता है आप कोई भी ऐसा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसके अंदर GUI अच्छा नहीं है, या फिर आपको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे फाइल क्रिएट करने के, तो हम इस कंप्लीट प्रोसेस को कमांड लाइन के जरिए ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही ईजी है सर। जिस तरीके से हमारा फाइल क्रिएट करने का प्रोसेस था पहले उसे फॉलो करेंगे, यानी सर उस सॉफ्टवेयर का नाम पहले लिखा जाएगा जिसके जरिए फाइल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे gedit, जो कि हमारी फाइल्स को ग्राफिकली एडिट करने के काम आएगा। उसके आगे एक फाइल का नाम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल hello.sh, और एंटर प्रेस करेंगे। अगर इस नाम की फाइल पहले से होती तो सर ओपन हो जाती, और अगर नहीं है तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ हो चुकी है। सर हमने अभी भी एक फाइल क्रिएट करी जिसका एक्सटेंशन .sh यानी शेल प्रोग्रामिंग है, वो बैश में भी सेम ही रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, .sh जो कि शेल प्रोग्रामिंग है, एंड यहाँ पे इससे एक्सटेंशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लिनक्स जो है वो एक्सटेंशन को ज्यादा मायने नहीं देता, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है फिलहाल। अब अगर यहाँ पे हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम इसके इंटरप्रेटर का नाम बताते हैं, जिसके लिए हम यूज लेते हैं सबसे पहले हैशटैग एंड देन नॉट। इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा जूम करने की। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैशटैग एंड देन यहाँ पे लिखेंगे नॉट, जिसका बेसिकली मतलब यहाँ पे यह है कि हम इंटरप्रेटर बता रहे हैं कि इस कोड को इंटरप्रेट कौन करेगा। उसकी लोकेशन हम यहाँ पे दे देंगे। पहले बना के देखते हैं एक शेल प्रोग्राम, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे /bin/sh यानी शेल, एंड इसे बेसिकली सेव करेंगे और इसके नीचे एक लाइन ऐड कर देते हैं, ताकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई कोड तो लिखें जो एग्जीक्यूट हो। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का प्रोग्राम। सर नॉर्मल सा एक टेक्स्ट उसको प्रिंट कराना है, उसका प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। तो कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए हम यूज लेते हैं एको कमांड का, जो क्या करता है सर कि इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा ये प्रिंट करेगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रिंट, प्रिंटफ ये फंक्शंस यूज लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पे ये एको कमांड है। अब सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे डुअल कोट्स के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लिख देंगे जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। बेसिकली क्या होगा सर, ये हेलो वर्ल्ड सामने प्रिंट होना चाहिए अगर ये फाइल रन होगी केवल उसी केस में। तो सर हम यहाँ क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं एंड देन इसे क्लोज करते हैं। अब अगर मैं ls-l लिख के एंटर प्रेस करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो क्रिएट हो चुकी है, जिसका नाम हमने रखा था hello.sh। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल विजिबल है आप सभी को। इस फाइल के पास बाय डिफॉल्ट सर 2 ही परमिशन है, जो कि हर फाइल के पास होती है, रीड एंड राइट की। हमें यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने की जरूरत है। तो कैसे देंगे सर, उसके लिए हम कमांड यूज देंगे chmod +x एंड देन hello.sh यानी हमारी फाइल का नाम। +x का मतलब है एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऐड करना, और जैसे ही हमें लिख के एंटर प्रेस करेंगे हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाएगी। तो ls-l लिख के फिर से कंफर्म कर लेते हैं उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो hello.sh का कलर चेंज हो चुका है, एंड इसकी परमिशन जो है वो एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऐड हो चुकी है। सर अब यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे $hello.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस पूरे प्रोग्राम का केवल हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट था वो ही प्रिंट हुआ है, बिकॉज एको कमांड ने या इको कमांड ने हमारे वो ही प्रिंट करने को कहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कमांड जो है, हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर यही प्रोग्राम बैश में होता तो क्या चेंजेस होते सर, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल से चेंज होता है इस प्रोग्राम के लिए। तो वो ये होता कि सबसे पहले इसकी एडिटिंग में जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे gedit hello.sh, और क्योंकि फाइल क्रिएटेड है तो ये ओपन हो जाएगी एडिटिंग के लिए। और इसके इंटरप्रेटर के अंदर जो हमने bin-sh लिखा था यानी शेल प्रोग्रामिंग का हमने लिखा था, उसकी जगह हम लिख देंगे bin-bash, यानी जो हमारी बैश है उसके जरिए ये इंटरप्रेट होगा, उसके जरिए एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसे सेव करके क्लोज करते हैं एंड देन फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें अभी फिलहाल कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। हम बेसिकली इसी तरीके से आगे की सभी कमांड्स को सीखने वाले हैं, ताकि हमें पता पड़ता है कि सर अगर बैश के अंदर कोई चीज रन हो रही है और शेल के अंदर भी कोई चीज रन हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो हम हर प्रोग्राम को इन दोनों के अंदर प्रैक्टिस करके देखेंगे, ताकि हम इन दोनों को अच्छे से सीख पाए।
अगेन आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ वेरिएबल्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग के अंदर या स्क्रिप्टिंग के अंदर। बेसिकली वेरिएबल्स क्या हैं, कितने तरीके के वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक्स वाई जेड चीजें देखेंगे उसके बारे में। एंड देन वेरिएबल्स इन बैश या शेल स्क्रिप्टिंग, बेसिकली वेरिएबल्स का क्या रोल है इन बैश और शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर, ये बातें आज हम यहाँ पे सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं, तो आई थिंक काफी लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। इन पॉइंट्स के जरिए हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि सर वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स को पैरामीटर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेरिएबल्स असल में कुछ ऐसी एंटिटीज होती है जो स्टोर करती है डेटा या इंफॉर्मेशन को। एंड यहाँ पे अगर हम और कुछ पॉइंट्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो जिन भी डेटा को ये स्टोर करती है वो डेटा टाइप्स के फॉर्मेट में करती है, यानी अलग अलग तरीके के डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है, जो कि इंटीजर हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती है, फ्लोट और डबल फ्लोट, आपने सारी चीजें सुनी होगी। तो बेसिकली वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। उसके अलावा वेरिएबल दिखते कैसे हैं सर? कुछ ऐसे दिखते हैं। होता क्या है सर, वेरिएबल एक नेम है, एक एंटिटी है। बेसिकली नेम भी नहीं कहेंगे हम, एक एंटिटी कहेंगे, एक ऐसी एंटिटी जो किसी ना किसी वैल्यू को, किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम इक्वल्स टू आशीष लिखा है। अब अगर मैं नेम के अंदर की वैल्यू देखना चाहूँ कि नेम के अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो सर नेम के अंदर आशीष नाम की वैल्यू जो है वो सेव हुई है। तो पैरामीटर और वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू, डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टूडेंट्स, वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में तो हम समझ गए। अब यही पार्ट हम देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के जरिए कि वेरिएबल्स का बैश या शेल प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेरिएबल्स इन बैश या शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर, सबसे पहली चीज यहाँ लिखा हुआ है अनटाइप्ड वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है सर? जैसे डेटा टाइप था, हर एक वेरिएबल का एक टाइप होता था, वैसे ही बैश के अंदर बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल का कोई टाइप डिक्लेयर नहीं होता है। हम नहीं बताते कि जो डेटा है वो इंटीजर है या क्या है। उस पैरामीटर, उस वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू डालते हैं उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप सेट हो जाता है। अगर मैंने नंबर्स डाले हैं तो वो इंटीजर कहलाएगा, और अगर मैंने कोई वर्ड या कोई अल्फाबेट लिखा है तो वो कैरेक्टर कहलाएगा या स्ट्रिंग कहलाएगा। तो ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाते हैं, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अनटाइप वेरिएबल्स होते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। हमारी बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर ही वेरिएबल्स दो तरीके से यूज लिए जाते हैं। पहला है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स, ये क्या है, इनके अंदर क्या होता है, अभी हम समझेंगे। और दूसरा है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होता है वो भी समझेंगे, लेकिन अगर इनके नाम को भी हम देखें तो हमें काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि कुछ ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम ने ही पहले से डिफाइन कर दिए, और कुछ ऐसे वेरिएबल जो यूजर डिफाइन करता है। तो इनको हम कहते हैं बैश के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं, सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स में अगर मैं इन पॉइंट्स पर नजर डालूं तो यहाँ मेरे को क्या पता पड़ रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड यानी पहले से बनाए हुए, पहले से उनका रोल, उनके फंक्शनिंग जो भी है पहले से बता दी गई है, तो वो प्री डिफाइंड कहलाएगा। ओके, देन बाय लिनक्स, यानी क्या हो रहा है कि सर ये जो वेरिएबल्स हैं ये लिनक्स के द्वारा पहले से ही डिफाइंड है कि कौन क्या काम करेगा। आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसके अंदर ज्यादातर जो लेटर्स हैं, ज्यादातर जो वेरिएबल्स के नाम है वो अपर केस में होते हैं। इसका मतलब हम जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स का नाम रखे हैं, सब वो सारे वेरिएबल्स ज्यादातर अपर केस में होंगे, और वो वेल डिफाइंड यानी पहले से ही प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे, जो कि हमारे लिनक्स ने बनाए हैं अपने सिस्टम के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सेट, env एंड प्रिंट env। ये जो तीन कमांड्स हैं हमारे पास, ये कमांड्स हमारे काम आते हैं हमारे सिस्टम के जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं उनको देखने के लिए, और वो क्या काम करते हैं ये भी हमें डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टर्मिनल में जाके सेट, env या प्रिंट env कमांड को यूज लेते हैं तो आप देख पाओगे आपको वहां पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स शो हो जाएगी, वो भी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको समझ आया होगा। इस पार्ट को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। अभी काफी हद तक क्लियर होगा आई थिंक। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होंगे सर? देखते हैं यहाँ पे, क्रिएटेड बाय यूजर, जो कि यूजर्स बनाते हैं। ओके, लोअर केसेस में यूज करे जाते हैं। ज्यादातर जो यूजर क्रिएटेड वेरिएबल्स हैं वो कैसे होंगे? लोअर केस में होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स की, तो सर वहां पे ज्यादातर वेरिएबल्स अपर केस में ही होते थे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो लोअर केस में रखना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे अपर केस में भी रख सकते हैं, उसको भी सपोर्ट करेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि उस नाम का कोई सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल ना हो।
देन यहाँ पे देखते हैं सर ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे नेम इक्वल्स टू पीटर लिखा है तो एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। इसमें कंफर्म नहीं है कि नेम के अंदर यही वैल्यू आनी चाहिए थी, कुछ भी यहाँ पे स्टोर हो सकता था। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, इसमें हम कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, इसका कुछ पर्टिकुलर काम नहीं है जैसे हमारे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स का होता है। यहाँ पे फाइनली एक और चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे हम इस डॉलर सिंबल का यूज लेते हैं तो ये उसके अंदर की वैल्यूज प्रिंट कराने के काम आएगा, उसके अंदर की वैल्यूज को रीड करने के काम आता है। ये हमारे काफी ज्यादा यूज आने वाला है स्टूडेंट शेल प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिकली ये काफी काम की चीज है। ये जो डॉलर का सिंबल है, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मैं लिखता हूं तो उसके अंदर की वैल्यूज हम रीड कर पाते हैं, उसके अंदर की वैल्यूज देख पाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था ये आप सभी को पसंद आया होगा, जहां पे हमने वेरिएबल्स और उसका रोल बैश प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है वो समझा। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम इनका प्रैक्टिकल पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उसके बाद में हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स का भी एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रोग्राम शेल प्रोग्राम बना के देखेंगे। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स इन बैश। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी जो बैश प्रोग्रामिंग है, बैश स्क्रिप्टिंग है, उसके अंदर सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली यूज लेके देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बिना देरी करते हुए। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, कुछ बेसिक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो आप लोगों के काम आ सकते हैं एंड आप लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी वेरिएबल्स को हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि सर बैश का जो इंटरप्रेटर था वो बताया, बेसिकली इस प्रोग्राम को कौन रन करेगा ये बात यहाँ पे बताइए। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज करा है एको कमांड, जो क्या करता है सर, किसी भी कंटेंट या किसी भी चीज को प्रिंट करने का काम करता है। देन हमने यहाँ पे लिखा है डॉलर होम, इसका मतलब है कि होम वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो यहाँ पे प्रिंट कराना है। और क्योंकि होम एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है तो होम के अंदर उसकी होम लोकेशन होती है जो कि होम डायरेक्टरी है, तो ये वो यहाँ पे बता देता है, प्रिंट करके हमें दिखा देगा। देन है एको पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो यहाँ पे डॉलर लगने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये उसको प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही बैश के अंदर क्या होगा सर, बैश का शेल नेम बताएगा, बैश वर्जन में उसका वर्जन बता देगा, लॉग नेम में लॉगिन यूजर का नाम बता देगा, एंड यहाँ पे ओएस टाइप के अंदर कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में यूज हो रहा है ये सब बताएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमने स्टोर नहीं करी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है। इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज है वो प्री इंस्टॉल्ड है। क्यों? क्योंकि सर ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है। तो अब हमें करना क्या है, बस इनको यूज लेके देखना और देखते हैं इसके जरिए क्या आउटपुट प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स पहले तो हमारी काली वर्चुअल मशीन पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे, इससे थोड़ा जूम इन करेंगे और अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कमांड जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, जिनके जरिए हम ये सभी जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है उन्हें देख सकते हैं। जैसे env, अगर मैं env लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है जो मेरे को बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी है। होम के अंदर क्या वैल्यू है, शेल के अंदर क्या है, सूडो कमांड के अंदर, सूडो यूजर के अंदर, ये सभी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। इनमें से कुछ वेरिएबल्स जो अभी हमने देखे उनको यूज लेके देखने के लिए हम क्या करेंगे सर, एक शेल प्रोग्राम की फाइल बनाएंगे, देन उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, बैश प्रोग्रामिंग बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे, पहले डिस्प्ले क्लियर करते हैं और अब हम यहाँ पे लिखेंगे gedit, जिसका मतलब है ग्राफिकल एडिट, यानी हम इसमें फाइल एडिटिंग करने वाले हैं। और एक फाइल का नाम क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं sysvar.sh। सो बेसिकली sysvar नाम की हमने फाइल रखी है, एक्सटेंशन उसका .sh रखा है और एंटर प्रेस करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स एक्सटेंशन से काली को या लिनक्स को कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सटेंशन का कुछ खास रोल यहाँ पे नहीं होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि फाइल एग्जीक्यूट किसके द्वारा होगी। तो यहाँ पे #not एंड देन /bin एंड /bash, यानी बैश प्रोग्रामिंग के जरिए ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अब हमें यहाँ पे हमारे कुछ कमांड्स लिख के देखने हैं और देखना है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एको एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं $home। एंड यहाँ पे जब भी आप इस पार्ट को लिखे तो ध्यान रखना है कि जो होम डायरेक्टरी आपने लिखा है, वो जो होम वेरिएबल आपने लिखा है वो कंप्लीट अपर केस में हो। बिकॉज हमने देखा था कि जितने भी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं उनमें एक यूनिक पॉइंट और होता है कि वो सारे अपर केस के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने एको होम लिखा, एक दो कमांड्स और लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एको pwd, एको बैश। एंड स्टूडेंट्स एक और चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि pwd जो है वो सब कुछ कैपिटल में होना चाहिए था, तो हमने pwd और जो बैश था उसको फिर से कैपिटल में लिख दिया है। और यहाँ पे और कुछ वेरिएबल्स हम लिख देते हैं सिस्टम डिफाइन जो अभी हमने देखे थे, जैसे कि बैश वर्जन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा होम, pwd, बैश, बैश वर्जन, ओएस टाइप एंड लॉग नेम, ये सभी हमारे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के नाम हमने लिखे। उनके आगे हमने डॉलर सिंबल का यूज लिया, इसका मतलब उनके अंदर की वैल्यूज जो है वो प्रिंट होगी और प्रिंट होगी वो एको कमांड की मदद से। तो अब अगर हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं बेसिकली इसका आउटपुट कैसा आएगा। सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद सब क्लोज करेंगे और ls-l लिख के कंफर्म करेंगे कि हमारी ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है
तो उसके पास परमिशंस क्या क्या है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग सही करने के लिए हम इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं वापस। परफेक्ट। अब हमें हमारी फाइल देखनी है जिसका नाम हमने रखा था sys_var.sh। एंड अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर केवल रीड और राइट की परमिशन है, एक परमिशन मिसिंग है जो कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन। और हमें पता है सर कि बिना एग्जीक्यूटेबल परमिशन ये फाइल रन ही नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे। एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए हम लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम sysvar.sh एंड एंटर प्रेस करेंगे। फिर से ls-l लिखेंगे और स्क्रॉल अप करके कंफर्म करेंगे क्या हमारी उस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी इस फाइल के पास अब एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। हमें क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि कैसा आउटपुट असल में जनरेट होके आ रहा है, क्या सभी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे $sysvar.sh एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सिस्टम वेरिएबल्स उन्होंने अपना काम बिल्कुल सही करा है। इसने हमें होम लोकेशन बताई, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताई, हमारी बैश की लोकेशन, उसका वर्जन, देन हमारी बैश रिलेटेड एक और डिटेल, देन हमारा ओएस टाइप यहाँ पे बताया है और साथ ही साथ कौन सा यूजर अभी लॉगिन है, क्योंकि हम रूट परमिशन में इस चीज को रन कर रहे हैं और अभी हम रूट टर्मिनल में, तो ये भी बता रहा है कि आप रूट यूजर से फिलहाल लॉगिन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हमने टेस्ट करा आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही कई और वेरिएबल्स भी है जो हमारे बैश प्रोग्रामिंग के अंदर है और फ्यूचर में हमारे काफी काम आ सकते हैं। फिलहाल ये वो बेसिक प्रोग्राम्स थे जो हमारे लिए ज्यादा रिक्वायर्ड थे। तो इन सभी कमांड्स को आप लोग भी प्रैक्टिस करके बताइएगा क्या ये आपके सिस्टम में भी सही से वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके लिए हम एक बेसिक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम खुद के हिसाब से कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, कुछ यूजर इनपुट्स लेके उनको वेरिएबल्स में स्टोर भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हमारी काली वर्चुअल मशीन पे आ चुके हैं। सो सबसे पहले से लॉग इन कर लेते हैं। हमें बैश प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया तो हो गया। हमने लास्ट टाइम जो सिस्टम डिफाइंड या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करा था और अब हम करने वाले हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल, जिसका मतलब असल में कुछ नहीं सर, वो सारे वेरिएबल्स जो एक यूजर बनाता है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि नॉर्मली सारे यूजर डिफाइंड वेरिएबल लोअर केस में होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लोअर केस में होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम चाहें तो इन्हें अपर केस में भी रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस नाम का कोई सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल ना हो। दैट्स इट। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सो बेसिकली हमारा टर्मिनल आ गया, इसको रूट परमिशन दे देते हैं। और स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल के अंदर एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए हम समझेंगे यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे gedit एंड देन किसी भी एक फाइल का नाम, तो हम इसका नाम रख देते हैं udshell.sh। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक कोड इतना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंटरप्रेटर का नाम बता देंगे, तो #not एंड देन /bin/bash के जरिए फिलहाल हम इसे बना रहे हैं। बैश हो चाहे sh हो, दोनों साथ में काम करेंगे। हम दोनों को वर्क करके देखेंगे, हम दोनों को यूज लेके देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और हम स्टूडेंट्स हमारा पहला वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ a = 5 + 6। तो यहाँ पे a नाम का हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर 5 + 6 वैल्यू जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से कुछ हमारा एक वेरिएबल काम करता है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम कुछ बहुत ही कॉमन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि हमने लिखा नेम = एंड देन इसके आगे हमारा नाम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया आशीष एंड यहाँ पे आशीष। परफेक्ट। सो बेसिकली हमने एक वैल्यू दे दी नेम नाम के वेरिएबल में। अब हम एक बात का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख रहा है सर एक स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हम इसे सिंगल या डुअल कोट्स के अंदर इंक्लोज करेंगे। तो फिलहाल मैं डुअल कोट्स में इसको इंक्लोज कर देता हूँ। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक स्ट्रिंग है तो इसको हम सिंगल या डुअल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं डुअल कोट्स का यूज लेता हूँ एंड अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो नेम = हो गया, एक पैरामीटर और ले लेते हैं हम एज = जिसके अंदर जो वैल्यू है वो भी हम यही दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक और वेरिएबल रखेंगे, उसका नाम रखते हैं हम रोल नंबर एंड उसके बाद = दे देते हैं क्योंकि इसको भी हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एंड इनके अंदर हम एक नंबर लिखने वाले हैं। तो नंबर के लिए हमें डुअल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सीधा यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 4545 एंड एंटर प्रेस कर देते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करा, फिलहाल दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। अब हम एक काम करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराने का काम करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे echo एंड देन नेम = और डॉलर का यूज लेंगे। हमें पता है डॉलर का मतलब होता है एंड यहाँ पे हम डॉलर लिख के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जिसका मतलब हमें पता है कि सर डॉलर का मतलब है वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, वो यहाँ पे यूज होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रोल नंबर = और उसके अंदर हम वेरिएबल ले लेते हैं रोल नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नेम नाम का हमारा जो वेरिएबल था उसको भी उसकी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो नेम नाम का वेरिएबल था हमने उसके अंदर की वैल्यू भी कॉल कराई है और रोल नंबर के अंदर की भी वैल्यू कॉल कराई है। फिलहाल एको के जरिए बेसिकली जो भी चीजें इसके अंदर लिखी हो बाहर प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं ये पहले कैसे वर्क कर रहा है, देन इसमें कुछ चीजें और एड ऑन करके देखेंगे कि शेल प्रोग्रामिंग असल में काम कर कैसे रही है या बैश प्रोग्रामिंग।
तो इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे एंड देन इसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि सर अगर हम ls-l लिखें और एंटर प्रेस करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो फाइल बनाई थी UD शेल, वो बाय डिफॉल्ट उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं होगी। तो चलते हैं यहाँ पे UD शेल के पास। परफेक्ट। सो हम देख सकते हैं इसके पास केवल रीड और राइट की परमिशन है। एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए हम कमांड लिखेंगे, एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए हमें कमांड लिखेंगे यहाँ पे chmod +x एंड देन फाइल का नाम। आई थिंक इस नाम से केवल एक ही परफेक्ट। एंटर प्रेस करा तो हमारी इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब हम इसे रन करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम इक्वल्स टू आशीष एंड रोल नंबर इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू थी वो दोनों प्रिंट हो रही है। यानी हमारे वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो डेटा है वो सेव हो रहा है। एक और बात यहाँ पे अगर हम बताना चाहें तो हमने ये डिफाइन नहीं करा था कि जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट क्या टाइप के, इनका डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग है। और यही शेल में हमने पढ़ा भी था या बैश में हमने पढ़ा था कि इनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं। वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि उनका टाइप कुछ भी नहीं होता। जैसे ही उन्हें डिक्लेयर करते हैं उसके बाद उन्हें ऑटोमेटिकली एक टाइप दे देती है हमारी बैश प्रोग्रामिंग या शेल प्रोग्रामिंग। सो फिलहाल इतना वक्त तो बिल्कुल सही काम करा। अब यही काम हम SH यानी शेल प्रोग्रामिंग के जरिए करते तो यानी इसका इंटरप्रेटर अगर शेल होता तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करेंगे एंड एडिटिंग करते ही हम क्या करेंगे, बैश की जगह सर SS लिख देंगे, फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे udshell.sh लिखा और आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करे थे, जिनके अंदर वैल्यूज हमने जो दी थी वो बिल्कुल सही से प्रिंट हो रही है, यानी वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वाला छोटा सा पार्ट आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं हम शेल प्रोग्रामिंग के अंदर, बिकॉज यूजर इनपुट लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम वापस एडिटिंग स्टार्ट करेंगे एंड यूजर इनपुट लेने के लिए बहुत ही ईजी कोड यूज होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे शेल असल में बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम यहाँ पे लिखेंगे रीड और उसके अंदर हम जो भी वेरिएबल देते हैं, हम जो भी वैल्यू देंगे वो उस वेरिएबल में पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि रीड में मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम था सिटी। जैसे ही मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा डायरेक्ट सिटी नाम के हमारे वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। तो हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम इसे करते हैं क्लोज एंड फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वैल्यूज प्रिंट हो गई है, लेकिन शेल एंड नहीं हुई है, मुझसे एक इनपुट मांगा जा रहा है। तो इनपुट में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जोधपुर एंड एंटर प्रेस करूं तो इसने उस वैल्यू को स्टोर करा दिया। और अगर हम इस वैल्यू को फिर से प्रिंट करना चाहें, यानी हमारे इस वेरिएबल में जो भी डेटा पड़ा है उसे प्रिंट कराना चाहे, तो उसके लिए एक छोटी सी एडिटिंग और करेंगे, जो कि हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं या फिर हमें बाद में करनी से, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एको एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी इक्वल्स टू और उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर लगा के सिटी लिख देंगे, ताकि हमारा सिटी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पे कॉल हो जाए, प्रिंट हो जाए एंड देन हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आ जाए। तो उसको क्लोज करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हमसे वैल्यू मांग रहा है तो हमने लिखा जोधपुर एंड एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हैं सिटी इक्वल्स टू जोधपुर, यानी उस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही थी। जो रीड नाम का हमारा फंक्शन था उसके जरिए हम यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये एक जो नॉर्मल हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स प्लस यूजर से इनपुट कैसे लिया जा सकता है वो पार्ट हमने देखा शेल और बैश प्रोग्रामिंग में, आप सभी को क्लियर होगा। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ स्पेशल वेरिएबल्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग में। बेसिकली स्पेशल वेरिएबल्स क्या है, हमारे क्या काम आ सकते हैं और कितना जरूरी है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी स्पेशल वेरिएबल्स को हमारी शेल या बैश प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखते हैं बेसिकली वेरिएबल्स क्या क्या है और क्या काम आते हैं। इसको शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए मैंने एग्जांपल के साथ इनको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल था वो था $0। अब ये जो $0 नाम का वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, ये क्या काम आता है? सर ये जो फाइल का नेम होता है उसका नाम बताता है हमें, यानी तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द फाइल नेम ऑफ द करंट स्क्रिप्ट, यानी सर अभी आप जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ये वो प्रिंट कराने के या ये वो शो कराने के काम आता है, जो कि है $0। सो क्या हो रहा है बेसिकली कि जैसे ही मैं इस स्क्रिप्ट को रन कराऊंगा तो ये आउटपुट में क्या देगा, ये आउटपुट में देगा स्पेशल वेरिएबल्स डॉट sh, जो इस फाइल का नाम है, जो आप हमारे gedit के टॉप में देख सकते हैं, स्पेशल वेरिएबल डॉट sh नाम की फाइल है। तो ये बेसिकली तो असल में %0 क्या करेगा कि सर जिस फाइल को हमने एग्जीक्यूट करा है उसका नाम हमारे सामने प्रिंट कर देगा। परफेक्ट। देन हमारे पास आता है सेकंड स्पेशल वेरिएबल जो कि है %1। ये क्या काम आता है, असल में %1 नहीं, यहाँ पे %n आएगा, जिसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर देता है उसके नंबर्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कुछ इनपुट देंगे तो उसमें हमारे पास, अगर मैंने लिखा है आशीष कुमार, तो ये 2 वेरिएबल्स है। तो अगर मैंने %1 लिखा है तो जो पहला वेरिएबल था आशीष, केवल उसको प्रिंट करेगा, एंड जो हमारा सेकंड वेरिएबल, सेकंड पैरामीटर, एक्चुअली वेरिएबल नहीं कहेंगे हम, जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे %2। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि % के बाद 1 2 3 4 हम नंबर्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है हमें कौन से नंबर के पैरामीटर को या वेरिएबल को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये स्पेशल ऑपरेटर हमारे काम, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्पेशल वेरिएबल काम आता है। देन हमारे पास है
परसेंट हैशटैग। अब बेसिकली ये क्या काम आता है सर? इसका काम क्या है? टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कितने टोटल पैरामीटर्स एक सेंटेंस में, एक इनपुट में यूजर ने दिए हैं, ये वो बताने में हमारी हेल्प करता है, जो कि नो डाउट हमारे फ्यूचर में काफी काम आ सकता है। देन हमारे पास आता है कोटेड वैल्यूज का, जो कि है डॉलर एस्ट्रिक यानी डॉलर स्टार। बेसिकली क्या काम आता है सर? तो यहाँ पे इसका मतलब कोटेड वैल्यूज लिखा हुआ है, ये क्या करता है कि हमने जो भी इनपुट दिया उसको सिंगल कोट्स या डुअल कोट्स, नॉर्मली डुअल कोट्स के अंदर लगा के हमें प्रिंट कर देता है, यानी हमें दिखा देता है, वो एक कंप्लीट वैल्यू हमें दिखा देता है। इंटरनली उनको डुअल कोट्स में रख देता है तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो वो काम बेसिकली हमारा डॉलर एस्ट्रिक कर रहा है। एंड देन अगर मैं इंडिविजुअल हमारे एक पैरामीटर को कोट्स के अंदर लिखना चाहूँ, डुअल कोट्स में लिखना चाहूँ, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं $@, यानी पर्टिकुलर हर एक पैरामीटर को ये एक स्ट्रिंग बना रहा है, हर एक को अलग अलग डुअल कोट्स के अंदर लिख रहा है, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं $@। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूशन। कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है $?। इससे हो क्या रहा है यहाँ पे कि सर अगर हमने कोई भी प्रोसेस रिसेंटली क्लोज करा है तो ये उसका स्टेटस हमें बता देगा, उसका प्रोसेस आईडी था वो हमें बता देगा क्या कर रहा है, एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है $?। ये क्या काम कर रहा है सर? यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड, यानी सर जो हमने लास्ट कमांड एग्जीक्यूट करा है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो क्लोज हो चुका है या बैकग्राउंड में रन कर रहा है, उसका जो भी स्टेटस है वो शो करने के लिए $? नाम का हमारा स्पेशल वेरिएबल यूज में आता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास आता है वो है $। अब ये $? नाम का जो स्पेशल वेरिएबल है ये क्या काम आता है सर? ये बहुत ही यूजफुल वेरिएबल है, बिकॉज हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उस शेल के अंदर ये उसकी प्रोसेस आईडी शो कर देता है। आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस नंबर ऑफ द करंट शेल, यानी जो करंटली एक्टिव शेल है उसकी प्रोसेस आईडी क्या है ये हमें वो बता देता है, जिसके जरिए हम उस प्रोसेस को क्लोज, उस पर अलग अलग ऑप्शंस या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। जब हम एक शेल प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ हमारे लिए यूजफुल होगा। जब हम आगे चल के कुछ बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हमें किसी प्रोसेस को अगर बंद कराना, उसकी आईडी देखनी है, उसकी रिलेटेड डिटेल्स देखनी है, तो वहाँ पे ये हमारे काफी काम आ सकता है। देन उसके बाद हमारे पास है $. इसका मतलब क्या है सर? द प्रोसेस नंबर ऑफ द लास्ट बैकग्राउंड कमांड, यानी लास्ट आपने जो भी बैकग्राउंड में कमांड रन करा था उसका प्रोसेस आईडी क्या है वो बताने के लिए हमें यूज आता है $0. सो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये जो हमारे स्पेशल वेरिएबल्स थे जो हमारे क्या काम आ रहे हैं सर, हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस फाइल में कितने पैरामीटर्स है, पैरामीटर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, अगर उन्हें सिंगल कोट्स से डबल कोट्स के अंदर लिखना है, या फिर हमें हमारे प्रोसेस की प्रोसेस आईडी देखनी है कि बेसिकली वो जो स्क्रिप्ट चल रही है उसकी आईडी क्या है, उसको क्या प्रोसेस आईडी दी गई है, या फिर कोई कमांड जो हमने लास्ट में रन करा था उसकी प्रोसेस आईडी क्या है। ये सारी डिटेल्स देखने में हमारे स्पेशल वेरिएबल्स काम आते हैं। ये सारी स्पेशल इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे ये स्पेशल वेरिएबल्स काम आते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है और कहाँ पे यूज आएंगे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ एंड इन सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या यूजफुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी काली वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी है। हम सबसे पहले टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, रूट परमिशन दे देते हैं sudo su के जरिए एंड उसके बाद इससे थोड़ा जूम कर लेते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं सर, एक फाइल ओपन करेंगे gedit एंड ये फाइल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका नाम हमने रखा है operators.sh और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको ये फाइल विजिबल हो जाएगी। इस फाइल के अंदर स्टूडेंट्स हमने सभी ऑपरेटर्स को लिख दिया है, उनका काम बता दिया है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन इसका काम देखते हैं ताकि आप सभी ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली समझ पाए। यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स दिए, दो पैरामीटर्स दिए, उनको एक एक वैल्यू असाइन कर दी। तो हमारे पास ए जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ गई 20 एंड बी वेरिएबल के अंदर आ गई वैल्यू 30। सो बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल रखा जिसका नाम है वेल। सो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट करा वीएल नाम का, इक्वल्स टू में हमने लिखा expr एंड देन उसके बाद हमने लिखा $a प्लस $b। सो यहाँ पे हमने क्या करा कि a के अंदर की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए, यानी प्लस ऑपरेटर का यूज लिया, एडिशन ऑपरेटर का यूज लिया और उसके बाद $b लिख दिया। इसका मतलब $b की वैल्यू के साथ तो a और b की वैल्यूज को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिसका आउटपुट जो है मैंने एको के जरिए यहाँ पे प्रिंट करा दिया $val के जरिए, ताकि val के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ऐड करने के बाद वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने माइनस सब्ट्रैक्शन का यूज लिया है, मल्टीप्लिकेशन का यूज लिया है एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने डिवीजन भी यूज लिया है और मॉड्यूलर भी यूज लिया है। जो डिवीजन का जो बेसिकली फाइनल आउटपुट हमें मिलता है वो यहाँ पे शो करेगा। हमारा ऑपरेटर जिसमें हम डबल इक्वल्स टू यूज देते हैं, जो कि कंपेयर करने के काम आता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है,
कोई भी एक वैल्यू बड़ी है, कोई भी एक पैरामीटर के अंदर की वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे ये फॉल्स आउटपुट देगा, अदरवाइज ट्रू आउटपुट देगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, यानी ए बी के इक्वल हुआ, दोनों की वैल्यू सेम हुई, तो ये यहाँ पे बोलेगा ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमने नॉट इक्वल टू नाम का ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, जिसमें ये बोल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हमने यहाँ पे हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज लिए हैं, सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज लिए हैं, एंड देखते हैं इनका आउटपुट कैसा आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे स्टूडेंट, एंड देन क्लोज करेंगे। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो, अगर नहीं है तो हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड कर देंगे chmod+x के जरिए। तो आई होप सभी को ये पार्ट याद हो चुका होगा। अब हम सीधा यहाँ पे $operators.sh लिख के एंटर प्रेस करेंगे, और अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करें आप देख सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू 50 आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई, एंड इसी तरीके से यहाँ पे हमारे सारे सिस्टम्स की डिटेल्स आ चुकी। सो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आया है, देखते हैं बेसिकली एरर क्यों आया है। तो हम वापस इसको ओपन करेंगे एंड gedit में जाएंगे। सो स्टूडेंट जो एरर हमारे सामने आई, वो एरर किस वजह से आई यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल का यूज ले रखा है, जिसका मतलब है ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे हमने जैसे ही दो वेरिएबल्स के बीच में एस्ट्रिक लिखा, तो वो ऑल फाइल्स को कॉल करने का काम कर रहा है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक बैकस्लैश का यूज लेना होगा, जिसकी वजह से सर ये एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन का काम कर पाएगा। तो बस एक इतना सा ही एरर था। अब इसे सेव करते हैं एंड देन इसे रीलोड करके देखते हैं क्या ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है, जहाँ पे हम देख सकते हैं एडिशन हो गया, उसका आउटपुट आ गया, सब्ट्रैक्शन का भी आ गया है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड देन हमने जो इफ कंडीशंस लगाई थी उसमें क्योंकि हमारा आउटपुट नॉट इक्वल्स था, यानी हमारे वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 20 एंड 30, तो वो इक्वल तो नहीं थी, तो उसके हिसाब से हमारा सेकंड इफ कंडीशन ट्रू हुआ और उसका आउटपुट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल। उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आगे के कुछ और ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं एंड शेल के बारे में कुछ और चीजें समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली क्या है ये रिलेशनल ऑपरेटर और हमारे क्या काम आने वाले हैं, आज हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारे काली लिनक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि असल में रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और हमारे लिए कैसे काम किया। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट परमिशन दे देते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे gedit एंड देन operators.sh एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज लेके देखा है ताकि उनका काम अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारा है वो है -eq, जिसका मतलब है इक्वल टू। सो बेसिकली जब हम डबल इक्वल्स टू का यूज लेते थे, ये एग्जैक्टली वही है, बस ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो अगर मैंने यहाँ पे $a एंड $b के बीच में -eq लिखा है, इसका मतलब है मैं ये बोल रहा हूँ क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्या इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के इक्वल है, इन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है। और अगर इसका आउटपुट ट्रू आता है देन ये लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी, जो कि है a इज इक्वल टू b। लेकिन अगर ये आउटपुट फॉल्स आता है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है उसका नाम है -ne, यानी -not equals to, -ne जिसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर a b के इक्वल नहीं हुआ उस कंडीशन में यहाँ पे एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ट्रू कंडीशन मिलेगी इसको, एंड यहाँ पे बोलेगा a इज नॉट इक्वल टू b, जिसको हम बेसिकली नॉट एंड इक्वल्स टू लिख के डिनोट करते थे। तो वहीं पे हमने रिलेशन ऑपरेटर के जरिए -ne को यूज लिया है। देन हम यहाँ पे लिखते हैं -gt, जिसका मतलब है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या कह रही है, जो रिलेशन ऑपरेटर है क्या कह रहा है कि अगर a बड़ा है b से तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि a इज ग्रेटर देन b। सो इसके अंदर दिया हुआ कोड हमारा जो है वो रन नहीं होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे -lt जिसका मतलब है लेस देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो लिखा हुआ आएगा a इज लेस देन टू b, तो यहाँ पे लेस देन b हो जाएगा। इसको सही कर देते हैं, परफेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे -ge है, तो ge का मतलब क्या है, क्योंकि सर gt का मतलब तो ग्रेटर देन था, तो ge का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी a अगर b से बड़ा है या b के बराबर भी है, तो उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जहाँ पे लिखा हुआ आएगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। सो यहाँ पे आपको ये भी समझ आ गया होगा। देन हमारे पास है -le, जिसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर a जो वैल्यू है वो b से छोटी हुई या उसके बराबर हुई, उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही ट्रू होगी हमारा एको जो है वो प्रिंट कर देगा a इज लेस देन और इक्वल टू b। तो आई होप ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स थे, -eq यानी इक्वल टू,
नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू, ये सभी ऑपरेटर्स हमारे काम आते हैं एक प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में, दो डेटास के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में उनका रिलेशन कंफर्म करने में एंड उसी के हिसाब से आगे की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आइए स्टूडेंट्स इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसे हम सेव करेंगे एंड देन हम क्लोज करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे $operators.sh। इससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो, और अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे chmod+x एंड देन फाइल का नाम, ताकि उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सके। फिलहाल हम इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे चुके हैं। हम एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो जितनी भी कंडीशंस ट्रू थी उनका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। a इज नॉट इक्वल टू b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन और इक्वल टू b, और इसी आउटपुट के जरिए हमें कंफर्म होता है कि सर रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। हाँ, a और b की वैल्यू आप सभी को याद होगी कि प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में हमने दे दी थी। a इक्वल्स टू 20 था और b इक्वल्स टू 30 होगा। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू 20 है एंड b इक्वल्स टू 30 हमने वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ बुलियन ऑपरेटर्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। बेसिकली क्या है ये हमारे बुलियन ऑपरेटर्स और कहाँ कहाँ काम आते हैं, हमारे लिए कितना यूजफुल है, ये सारी चीज आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख चुके हैं हमारी लिनक्स मशीन ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल स्टार्टेड है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्या है ये एंड और नॉट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम ओपन करते हैं हमारी एक शेल प्रोग्राम जिसके अंदर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे बुलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और हमारे लिए कितना यूजफुल है। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे gedit एंड देन boolean.sh। अब यहाँ पे ये लिखते ही हमारी फाइल ओपन हो गई जिसमें मैं ऑलरेडी बुलियन ऑपरेटर से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे उसके जरिए हम इजीली समझ पाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स है। सबसे पहला ऑपरेटर स्टूडेंट जो हमारे पास आता है वो है नॉट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है सर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि हम इसको कोई भी वैल्यू देते हैं तो ये उसको उल्टा करके रिप्लाई देता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दी 1 तो ये 0 बोलेगा, अगर मैं 0 दी तो 1 देगा, ट्रू बोला तो फॉल्स आउटपुट देगा एंड फॉल्स बोला तो ट्रू आउटपुट देगा। तो यानी हमारी दी गई वैल्यूज को ये उसका अलग रिप्लाई, उसका बिल्कुल उल्टा रिप्लाई यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमने इफ के जरिए यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। सो यहाँ पे हमने क्या करा सर, हमने इफ कंडीशन का यूज लेके a इज नॉट इक्वल्स टू b लिखा एंड जैसे ही हमने ये लिखा है इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाता तो इसका मतलब ये होता है कि अगर a b के इक्वल है तो वहां पे जो भी काम होता उससे रिलेटेड आउटपुट आ जाता, ट्रू आउटपुट आ जाता। बट अगर यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया तो इसका मतलब अगर a b के इक्वल हुआ तो ये आउटपुट फॉल्स देगा। सो बेसिकली इसने इस इनपुट का जो आउटपुट जनरेट होने वाला था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये कंडीशन अब ट्रू होगी और ट्रू केवल एक ही केस में होगी जब ये दोनों दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके लिए हमने एल्स में लगा दिया है कि a इज इक्वल टू b, यानी अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन सही होगी जो कि कहेगी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद हमने नेक्स्ट ऑपरेटर जो यूज लिया है वो है -a। अभी -a का मतलब क्या है सर, -a का मतलब है एंड ऑपरेटर। हमारे बुलियन ऑपरेटर में हमें मिलते हैं एंड और नॉट। एंड यहाँ पे ये जो एंड ऑपरेटर है इसका काम क्या है कि सर जब इसके लेफ्ट हैंड में लिखी हुई कंडीशन और राइट हैंड में लिखी हुई कंडीशन दोनों ही ट्रू होगी केवल तब ये ट्रू आउटपुट जनरेट करेगा। तो बेसिकली अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, इफ के अंदर हमने लिखा है n% a और a के अंदर हमने वैल्यू दी है 10, अगर लेस देन है 100 के तो ये ट्रू कंडीशन है एंड अगर जो हमारा b है वो ग्रेटर देन है 15 के तो भी ये ट्रू कंडीशन है। और अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू प्रूफ होती है, दोनों ही कंडीशन सही प्रूफ होती है, तो केवल उस कंडीशन में, केवल उस टाइम पे यहाँ पे जो हमारा ट्रू वाला पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा जिसमें हमने लिखा हुआ है a इज लेस देन 100 एंड b इज ग्रेटर देन 15 और हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू लिख दिया। और अगर ये सही नहीं होता, यानी अगर ये दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन गलत हो जाती तो उस टाइम पे हमारे पास जो आउटपुट आता वो फॉल्स आउटपुट आता, तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाती। आइए देखते हैं हमारा थर्ड ऑपरेटर जो है और ऑपरेटर वो हमसे क्या करवा रहा है। तो यहाँ पे और ऑपरेटर का कहने का मतलब ये होता है कि सर इसके लेफ्ट में या राइट में दोनों ही लिखी हुई कंडीशंस में से एक भी बात ट्रू निकलती है तो ये उस बात को आगे लेके ट्रू आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इफ के अंदर लिखा a इज लेस देन 100 और b इज ग्रेटर देन 100। अब इन दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई तो ये आउटपुट देगा ट्रू। तो यहाँ पे ये क्या आउटपुट दे देगा, अगर ट्रू कंडीशन हुई तो a इज लेस देन 100 एंड b इज ग्रेटर देन 100 रिटर्न्स ट्रू। एंड यहाँ पे अगर इनकी दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं हुई, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई, तो उस केस में ये यहाँ पे फॉल्स आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे बुलियन ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट। अब देखते हैं ये आउटपुट कैसा जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमने जो a एंड b को वैल्यू दिए हुए है 10 एंड 20। अब हम सीधे से एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं ये कैसा आउटपुट जनरेट करके लाता है।
अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखिएगा इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो, chmod+x के जरिए जो हम परमिशन प्रोवाइड करते हैं वो इसके पास हो। उसके बाद हम लिखेंगे $boolean.sh, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a is not equals to 20 लिखा हुआ आ रहा है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में दोनों ही कंडीशन सही हुई, इस वजह से यहाँ पे रिटर्न ट्रू आया। एंड तीसरी कंडीशन में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, इस वजह से यहाँ पे ट्रू आउटपुट आ गया। इस तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट्स हमारे बुलियन ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं क्या है ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और इनका रोल क्या है हमारे शेल या बैश प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ एंड वहां पे हम एक प्रोग्राम के जरिए इसके कंप्लीट वर्क को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। रूट परमिशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर चुके हैं जहां पे हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे gedit एंड देन हमारी फाइल का नाम string.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर हमने कुछ कोड्स लिखे हैं जिनके जरिए हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और क्या काम आते हैं वो समझ पाएंगे। सब सो दो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे है, वेरिएबल a एंड वेरिएबल b, जिनके अंदर हमने abc और efg दोनों ही स्ट्रिंग वैल्यूज जो है ले रखी है। अब उनसे रिलेटेड हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का यूज लेके, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो इक्वल्स टू ही है। वो ये बताता है कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है या नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, दोनों ही में यूजफुल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई a इज इक्वल्स टू b प्रिंट हो जाएगा एंड अगर ये नहीं हुई तो नॉट इक्वल टू b प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी नॉट इक्वल्स की है जो कि सेम है जैसा कि हमारे बाकी ऑपरेटर्स में थी। तो यहाँ पे ये भी सेम वर्क करेगी, अगर इक्वल नहीं हुए तब जाके जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी a इज नॉट इक्वल टू b, और अगर ये इक्वल हो गए दोनों एक दूसरे के बराबर हुए तो यहाँ पे हमें आउटपुट शो करेगा a इज इक्वल टू b। एंड यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमें एक और ऑपरेटर दिखता है -z। अब ये -z का मतलब क्या है, -z ये बता रहा है कि क्या ये वैल्यू जीरो है या नहीं है। अगर इस वैल्यू के अंदर जो भी है वो अगर जीरो होती यानी कुछ नहीं होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ इज जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जीरो नहीं हुई तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट जीरो। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है -n। सर ये भी इसी तरीके से काम कर, लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या है कि सर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ प्रिंट होगा स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट जीरो, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। छोटा सा डिफरेंस है, अगर जीरो है तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी और अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी यानी नॉट जीरो। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू फॉल्स हुई इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर जीरो वैल्यू है, जीरो लेंथ है इसकी, तो उस वजह से ये जो इसकी फॉल्स कंडीशन है ये प्रिंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स फाइनली यहाँ पे जो लास्ट हमारा इफ कंडीशन है उसमें केवल $a लिखा है, जिसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब है str। str क्या है, str का मतलब है स्ट्रिंग। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पे कोई और ऑपरेटर यूज नहीं ले रहे, हमने केवल हमारे उस पैरामीटर का नाम लिखा है, उसके अंदर की स्ट्रिंग को हम यूज ले रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई स्ट्रिंग हुई तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर उसकी स्ट्रिंग नहीं है, उसमें कोई लेंथ ही नहीं है, तो वहां पे उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल हमने $a लिखा है, इसका मतलब a के अंदर की वैल्यू जो कि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। कब लिखा हुआ आ रहा है, जब इसके अंदर एक वैल्यू है, स्ट्रिंग लिखी हुई है, और अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई, वैल्यू नल है, देन यहाँ पे प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अब हमने क्या करा, वैल्यूज तो हम दे चुके हैं हमारे a और b पैरामीटर्स को, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड देखते हैं इससे कैसा आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इस फाइल को सेव करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे, और हम सभी को पता है किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है या नहीं है। उसके लिए हम लिखेंगे ls-l एंड देन फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं। तो अब हमारा जो काम है वो केवल इसको एग्जीक्यूट करने का है। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे $strings.sh एंड एंटर प्रेस करेंगे, और अब हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है। पहले में आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू बी बता रहा है, दूसरे में बोल रहा है नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है दोनों ही कंडीशन में इक्वल तो नहीं थी ये बी के। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है -z, यानी जब हम चेक करें इसकी लेंथ जीरो है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट जीरो। -n के अंदर बोल रहा है स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट जीरो, बिकॉज दोनों ही कंडीशंस में उसके अंदर वैल्यू जो है वो जीरो नहीं थी, जो उसकी लेंथ थी वो जीरो नहीं थी। एंड फाइनल जो हमारी लास्ट कंडीशन थी उसके अंदर हमें पता पड़ गया स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। उम्मीद है इन सभी का काम आपको समझ आया होगा।
स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। एंड हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के सीखेंगे कि हमारे पास कितने फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स हैं और हमारे लिए वो कितने यूजफुल है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करा है एंड उस फाइल का नाम हमने रखा है फाइल टेस्ट डॉट sh। इसके अंदर हमने वो सभी ऑपरेटर्स यूज लिए हैं जो कि फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया है कि शेल के जरिए उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। ये एक शेल प्रोग्राम है एंड उसके बाद यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया है फाइल नाम का, जिसके अंदर हमने हमारी फाइल की लोकेशन दे दी है फाइल टेस्ट डॉट sh की। ये हमने एक पैरामीटर लिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस को यूज लिया है एंड उसके अंदर हमने -r ऑपरेटर का यूज लिया है, जिसके अंदर मैंने डॉलर फाइल यानी फाइल की जो लोकेशन थी वो दे दी, हमारी फाइल का नाम दे दिया है देखा जाए तो अब इस ऑपरेटर का काम क्या है, -r क्या काम करता है सर? -r हमें ये बताएगा कि इस फाइल के पास रीड की परमिशन है कि नहीं। हम सभी जानते हैं एक फाइल के पास 3 परमिशंस होती है। क्या होती है वो 3 परमिशन? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। परफेक्ट। तो यहाँ पे अभी जो 3 परमिशंस है इनमें से अगर हम -r को यूज ले रहे हैं, -r ऑपरेटर को यूज ले रहे हैं, तो हमें ये बता रहा है कि एक फाइल जिसकी लोकेशन आपने अभी भी दी है उसके पास रीड की परमिशन है या नहीं है। अगर इसके पास रीड की परमिशन हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाइल हैज रीड एक्सेस, और अगर इसके पास परमिशन नहीं हुई देन यहाँ पे प्रिंट होगा फाइल डजंट हैव रीड एक्सेस। तो आई थिंक आपको एक क्लियर होगा पार्ट -r क्या काम कर रहा है। देन हमारे पास आता है -w एंड जिस तरीके से हमने r को समझा, हमारे लिए -w को समझना बहुत आसान होगा कि सर अब -w का मतलब होगा राइट परमिशन। तो अगर हमारी इस दी हुई फाइल के पास राइट की परमिशन है तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ आएगा फाइल हैज राइट परमिशन, अगर नहीं हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फाइल डज नॉट हैव राइट परमिशन। देन उसके बाद हमारे पास है -x ऑपरेटर, और सभी जान चुके होंगे -x का मतलब सर एग्जीक्यूटेबल ही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा रीड, राइट और एग्जीक्यूट हमारे पास 3 परमिशंस थी, तो तीनों में से तीसरी परमिशन ही रह गई थी -x। तो इसके आगे अगर मैं किसी भी फाइल का नाम लिख रहा हूँ और उस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हुई, उस केस में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाइल हैज एग्जीक्यूटेबल परमिशन, और अगर नहीं हुई तो इजी है कि सर प्रिंट होगा फाइल डज नॉट हैव एग्जीक्यूटेबल परमिशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3 ऑपरेटर्स तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। आगे देखते हैं और कौन से फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स -f। हमने सेम कंडीशन रखी है, इफ के अंदर हमने लिख दिया -f एंड देन फाइल की लोकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर -f का मतलब है क्या इस फाइल के पास कोई स्पेशल परमिशंस है क्या ये कोई स्पेशल फाइल है या एक ऑर्डिनरी नॉर्मल फाइल है। तो अगर ये फाइल ऑर्डिनरी फाइल हुई, नॉर्मल फाइल हुई, तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाइल इज अ ऑर्डिनरी फाइल। अगर सर ये ऑर्डिनरी फाइल नहीं और एक स्पेशल फाइल हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज अ स्पेशल फाइल। सो स्टूडेंट्स, अब जो ऑपरेटर हमारे सामने है वो है -d, जिसका काम है ये चेक करना कि दी हुई लोकेशन पे जो भी चीज है वो एक फाइल है या फोल्डर है। अगर ये एक फाइल हुई देन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये एक फोल्डर हुआ देन यहाँ पे प्रिंट करेगा फाइल इज अ डायरेक्टरी, और फॉल्स हुई तो यहाँ पे प्रिंट होगा दिस इज नॉट अ डायरेक्टरी। तो ये -d ऑपरेटर है जो कि ये चेक करता है कि सामने दी गई लोकेशन पे जो चीज पड़ी है, जो एंटिटी पड़ी है, वो एक फाइल है या एक फोल्डर है। और उसके बाद हमारे पास आता है -s ऑपरेटर। -s ऑपरेटर क्या कर रहा है सर? इसके बाद हमने डॉलर फाइल यानी फाइल की लोकेशन दे दी है, तो ये चेक कर रहा है क्या ये फाइल की साइज 0 है या नहीं है। अगर फाइल की साइज 0 नहीं है देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाइल साइज इज नॉट 0, और अगर फाइल की साइज 0 हुई देन ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। देन यहाँ पे प्रिंट होगा एल्स के अंदर फाइल साइज इज 0, यानी फाइल की जो साइज है वो 0 है, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली लास्ट ऑपरेटर बचा है वो है -e। ये क्या काम करता है सर? ये चेक करता है कि इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यानी हमने -e के आगे कोई भी लोकेशन दी हुई है तो वो हमें बताएगा क्या ऐसी कोई फाइल या ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। फिलहाल हमें पता है हमने इस नाम की फाइल क्रिएट करी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फाइल एग्जिस्ट। एंड अगर नहीं करी होती, ऐसी कोई फाइल होती ही नहीं, तो उस केस में यहाँ पे आता फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सभी फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स जो कि हमारे काम आते हैं फाइल से रिलेटेड काफी सारी चीजें टेस्ट करने के लिए। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सभी ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। हम इस फाइल को सेव करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे, और अब हम यहाँ पे इसे जूम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फाइल को हम एग्जिट कर चुके हैं सेव करके। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है कि नहीं है। कैसे देख सकते हैं सर? ls-l एंड देन फाइल का नाम। अब यहाँ पे ये एंटर प्रेस करते ही बता रहा है कि सर इसके पास केवल रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो अगर हमें इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम एंड देन एंटर। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करके कंफर्म करेंगे क्या इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम रन करेंगे हमारे इस प्रोग्राम को और देखेंगे क्या ये फाइल के सभी ऑपरेटर्स जो थे सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ./ एंड देन फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि फाइल के पास रीड परमिशन है, बिल्कुल सही, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, ये एक ऑर्डिनरी फाइल है एंड यहाँ पे ये डायरेक्टरी नहीं है, इसकी साइज 0 नहीं है और ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी ऑपरेटर्स ने अपना काम बिल्कुल अच्छे से करा है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ इफ द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन शैल या बैश प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट है जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, ये हमारे कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है शैल या बैश प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ एंड वहां पे हमने एक प्रोग्राम फाइल बना रखी है इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड के वहां पे कितने तरीके से हम इफ को यूज दे सकते हैं या इफ स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के हैं एंड वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो चलते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारी काली वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे gedit एंड देन हमारी एक फाइल का नाम जो कि है if.sh एंड इसी फाइल के अंदर हमने प्रॉपर प्रोग्राम लिख रखा है स्टेटमेंट से लेके। तो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम क्या है और ये हमें if के बारे में कितना सिखाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा, a एंड b को वैल्यूज असाइन कर दिए। a पैरामीटर को हमने 10 की वैल्यू असाइन करी है, b पैरामीटर को हमने 20 वैल्यू इंटीजर जो है वो असाइन कर दिए। यहाँ पे उसके बाद अगर मैं देखूं तो हमने सबसे पहले क्या कराया, प्रिंट कराया एक स्टेटमेंट छोटा सा जिसमें हम बोल रहे हैं कि इफ fi स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स असल में जो हमारा इफ स्टेटमेंट है ये 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली इनके जो टाइप्स हैं वो 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसका है इफ fi, यानी इफ के जरिए एक स्टेटमेंट हम देंगे, अगर वो ट्रू होगी तो कोई चीज प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज हम fi के जरिए उसको क्लोज कर देंगे। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा इफ एल्स एंड देन fi। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ वाली कंडीशन सही नहीं होती, काम नहीं कर पाती है, ट्रू कंडीशन नहीं है, देन एज वाली कंडीशन अपना वर्क करती है और अगर एज वाली सही नहीं होती तो इफ वाली वर्क करती है और उसका एंड हो जाता है fi के जरिए। ये थी हमारी दूसरी इफ की स्टेटमेंट। जो तीसरी कंडीशन हमारी उसका नाम है इफ एलिफ कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे हम काफी सारी कंडीशंस दे सकते हैं, बिकॉज इफ और एल्स के अंदर हम 2 ही कंडीशंस दे सकते थे। यहाँ पे हमने क्या करा, हम इफ में पहले कोई कंडीशन दे देते हैं, देन एलिफ हम एक और कंडीशन रख देते हैं कि या तो ये होगा या ये होगा या फिर और भी कुछ हो सकता है, और भी कोई तीसरी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो ऐसे ही हम काफी सारे एलिफ दे सकते हैं और फाइनली जब हमें इसे एंड करना होगा तो हम fi के जरिए उस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। तो ये तरीका है इसको यूज लेने का, जिसको अभी हम इस एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने प्रिंट कराया कि हम किस स्टेटमेंट को यूज ले रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे इफ fi स्टेटमेंट को यूज ले रहे हैं, जहां पे हमने क्या करा, कंडीशन दी इफ $a, जिसका मतलब है कि भाई a के अंदर जो वैल्यू है अगर वो इक्वल होगी जो हमारे b के अंदर जो वैल्यू है उससे, तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन होगी। इक्वल का मतलब है अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे देन क्या होगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जो कि है a इज इक्वल टू b। अगर ये सही नहीं हुई देन ये कंडीशन रन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये प्रिंट नहीं होगा। अभी हम देख सकते हैं कि 10 जो है वो 20 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये हमारा प्रिंट ही नहीं होगा बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे और भी इफ fi लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि मैं इफ fi के 2 कंडीशन यूज दे रहा हूँ, एक इक्वल्स टू के लिए, एक नॉट इक्वल्स टू के लिए। तो ये देखते हैं इफ का नेक्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें हमने क्या करा, यहाँ तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि हम इफ एज स्टेटमेंट को यूज ले रहे हैं एंड उसके अंदर हमने इफ के अंदर कंडीशन दी। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन सर फॉल्स हुई देन, तो अगर ये फॉल्स हुई तो हमारी एज वाली कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमें पता है कि a के अंदर सर 10 वैल्यू है, b के अंदर 20 वैल्यू, तो दोनों दूसरे इक्वल तो नहीं है। तो उस केस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू ही प्रिंट होगी जो कि है a इज नॉट इक्वल टू b। अगर कोई भी एरर नहीं आया तो डेफिनेटली यही प्रिंट होगा। आइए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट इफ का हमें क्या बता रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे लिखा है इफ एलिफ fi स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमने काफी सारी कंडीशन हम दे सकते हैं, हालांकि अभी हमने यहाँ पे ज्यादा कंडीशंस नहीं दी है। हमने सबसे पहले इसके अंदर लिखा है कि अगर a b के इक्वल है देन ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया जाए, और अगर a b के ग्रेटर देन है यानी a बड़ा है b से, b की वैल्यू से, देन यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाएगी a इज ग्रेटर देन b। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलिफ का यूज लिया, एल्स का यूज नहीं लिया है, और एलिफ में खास बात है कि हम काफी सारी स्टेटमेंट्स यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एलिफ लिखा है, एक और स्टेटमेंट ऐड कर दी जिसमें हमने बोला कि अगर a लेस देन है b से, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि a इज लेस देन b। और उसके बाद हमने फाइनली एल्स कंडीशन को यूज लिया जिसमें हमने बोला कि कोई भी कंडीशन सही नहीं हो रही है, हालांकि पॉसिबल कम ही होगा, बट यहाँ पे हमने एल्स के जरिए फाइनली अगर कुछ और कंडीशंस वर्क नहीं कर पा रही तो ये चीज प्रिंट हो ही जाएगी। तो ये था हमारे इफ स्टेटमेंट का प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसको यूज लेने का तरीका आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ, देन हमने स्टेटमेंट को मेंशन करा, और स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेस आपको देना जरूरी है, एंड उसके बाद हमने देन लिखा, और देन के बाद हमने हमारी जो भी चीज करानी थी, जो भी एक्शंस हमें परफॉर्म कराने थे वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो स्टूडेंट्स आइए इसको रन करके देखते हैं ये कैसा आउटपुट जनरेट करेगा और ये कितना यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। तो हम इसे सेव करेंगे एंड देन इसे एग्जिट करेंगे,
और हम सभी जानते हैं कि सर इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी बहुत जरूरी है अगर हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे chmod के जरिए एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे। फिलहाल मैं ls-l लिख के ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है या नहीं है। तो मैंने एंटर प्रेस करा, हम देख सकते हैं सर इसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट की तीनों की परमिशन है। तो आई थिंक हमारा काम यहाँ से खत्म होता है, हमें बस इसको एग्जीक्यूट करना है, देखना इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैश एंड देन हमारी फाइल का नाम जो कि है if.sh। हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, जो हमने echo के अंदर लिखा था if fi स्टेटमेंट, जिसके अंदर कोई भी चीज ट्रू नहीं हुई तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देन हमारे सामने आई if else स्टेटमेंट, जिसमें एल्स वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हुआ a is not equal to b, जो कि बात सच है। देन यहाँ पे if elif के हिसाब से प्रिंट हुआ a is less than b। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूं जो कि है केस द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन शेल या बैश प्रोग्रामिंग। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जो कि है केस स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारे लिए कितना यूजफुल है एंड ये इफ से कितना ज्यादा बेटर हो सकता है कुछ कंडीशंस में। सो आइए देखते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ। हम इसे थोड़ा जूम कर लेंगे एंड अब हम यहाँ पे एक फाइल ओपन करने वाले हैं जिसके अंदर हमने केस स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है ताकि हम केस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे gedit एंड देन case.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम हमें कितना सिखाता है केस के बारे में। एक खास बात जो शेल या बैश प्रोग्रामिंग की है वो ये है कि सर जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स है, जो भी हम यूज लेते हैं, जितने भी लूप्स या जो भी चीज हम स्टार्ट करेंगे उसको जब एंड करा जाता है तो उसी को उल्टा लिख दिया जाता है, उसी को रिवर्स करके लिख दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है CASE यानी केस, और यहाँ पे उसी को उल्टा करके लिख दिया इसको क्लोज करने के लिए जो कि है ESAC। तो ये इसकी काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, हमारे कैसे काम आएगा। इफ एल्स कंडीशंस में क्या हो रहा था, एलिफ को इन सारी कंडीशंस को अगर हम देखें, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो उनमें क्या हो रहा था सर, जैसे ही हम कोई कंडीशन देते थे, कोई स्टेटमेंट देते थे, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती थी, वो कंडीशन ट्रू होती थी, देन वहां पे उसके इंटरनली जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए थे वो परफॉर्म हो जाते थे। अगर फॉल्स होती थी तो वो नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ जाता था, फॉल्स के अंदर जो लिखा है वो पार्ट एग्जीक्यूट होता था। तो यहाँ पे केस के अंदर क्या हो सकता है, तो केस सर एक ऐसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम काफी सारे केसेस क्रिएट कर देते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर ऐसा हो तो ये करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे एक नंबर नाम का पैरामीटर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एंड उसके अंदर वैल्यू कर दी स्टोर 2, और उसके बाद हमने यहाँ पे केस को स्टार्ट करा जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, जिसको रेफरेंस मानना था, जो वैल्यूज हमें देखनी थी वो वैल्यूज में हमने लिख दिया $, यानी नंबर के अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको ये फिलहाल रीड करेगा। अब इनके बाद हम सभी केसेस बता देंगे। तो पहला केस जो हमने बताया कि अगर वो 1 है, अगर नंबर्स के अंदर वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पे इस वैल्यू को, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया जाए, इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और अगर वहां पे 2 है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करा जाए जो बोल रहा है यू सिलेक्टेड नंबर 2, एंड थर्ड में बोल रहा है यू सिलेक्टेड नंबर 3। सो अब अगर हम यहाँ पे इन तीनों केसेस में से किसी भी केस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि काफी हद तक इफ स्टेटमेंट की तरह है, पर ये उससे बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, इजी टू एग्जीक्यूट होगा और हमारे लिए काफी फास्ट वर्क कर पाएगा। तो सर इसको यूज करके देखते हैं। तो मैंने इसे सेव करा एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सर इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन जरूर होनी चाहिए इस फाइल के पास। तो उसके लिए हम लिखेंगे ls-l एंड देन case.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सर इसके पास तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, तो क्यों ना इसको पहले एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड कर दी जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे chmod एंड देन +x और उसके बाद हमारी फाइल का नाम। आई होप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ls-l को और अब हम देख सकते हैं हमारी case.sh के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैश एंड देन case.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, यू सिलेक्टेड नंबर 2। इसका मतलब सर हमने जो वैल्यूज दी वो बिल्कुल सही काम कर, हमने हमारे नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो 2 दी थी, तो उसी के हिसाब से उसके स्टेटमेंट्स में जो भी लिखा हुआ था, उसकी कंडीशन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। इतना ही इजी है हमारा ये केस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारे बहुत काम आ सकता है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ इंट्रोडक्शन टू लूपिंग
इन शेल स्क्रिप्टिंग। बेसिकली ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग में क्या काम करते हैं, हमारे लिए कितना यूजफुल है, ये सारी बातें समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जब हम लूपिंग का नाम सुनते हैं या लूप का नाम सुनते हैं तो वहां पे हमारे सामने कुछ ऐसी मूवीज आ जाती है जिनमें बहुत ही शानदार तरीके से लूप को समझाने की कोशिश करी गई। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं सोर्स कोड मूवी है एंड साथ ही साथ एज ऑफ टुमारो है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा लूप क्रिएट हुआ था एंड उसी की वजह से आज हम लूप को अच्छे से समझ सकते हैं। बट इन दोनों मूवीज के अलावा अगर हम एक लेजेंड पार्ट को देखें जिसने लूप को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया है तो वो है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंजर और दो मामू के बीच का जो सीक्वेंस था, जो सीन था, जिसके अंदर उसने एक बहुत ही शानदार टाइम लूप क्रिएट करा था। तो इसकी वजह से आज हम लूप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लूप क्या है? लूप एक ऐसी एक्टिविटी है जो तब तक परफॉर्म होगी जब तक हम चाहते हैं, जब तक कोई चीज फॉल्स ना हो या जब तक कोई चीज ट्रू ना हो, तब तक वो एक्टिविटी लगातार परफॉर्म होती रहेगी, उसको हम लूपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे शेल प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग क्या है, कितने टाइप्स की होती है एंड उनके साथ ही कुछ और प्रोग्राम्स या कमांड्स क्या क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देख कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने टाइप्स के लूप्स हैं। तो यहाँ पे जो लूपिंग है हमारे पास 3 टाइप्स की है शेल प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाइल स्टेटमेंट, देन आप देख सकते हैं फॉर स्टेटमेंट एंड आप देख सकते हैं अंटिल स्टेटमेंट। ये जो तीनों हैं ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ही शानदार लूप क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक स्टेटमेंट पर मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें हम अच्छे से उस पार्ट को समझेंगे। फिलहाल ये तीनों टाइप के लूप है। अब इनमें होता क्या है कि सर व्हाइल में हमें कंडीशन दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू है, जब तक वो कंडीशन सही है, तब तक उसके अंदर का जो लूप है वो चलता रहता है और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से फॉर भी है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी तरीके से वो वर्क करता है। जैसे ही इसके आगे जो हमने स्टेटमेंट या कंडीशन दी है वो फॉल्स होगी, वो उससे बाहर आ जाएगा। और अंटिल में भी ऐसे होता है कि कब तक एक काम करो, जब तक ये चीज ना हो जाए तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। इस तरीके से तीनों लूप्स काम करते हैं। इनको और डिटेल में इनके सिंटैक्स के बारे में, इनके वर्क को और अच्छे से भी हम समझने वाले हैं। बट यहाँ पे इनके कुछ हेल्पर कमांड्स भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके 2 हेल्पिंग जो कमांड्स हैं वो है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। क्या काम आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू? तो आप देख सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप, यानी किसी लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज आता है। फॉर एग्जांपल एक लूप चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि लूप एंड हो जाए, मैं से प्रॉपर बाहर आ जाऊं, तो वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज में आता है। अब जैसे वो जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंजर वाला सीन था उसमें क्या होता है, तो जैसे ही जो डो मामू है वो उसकी बात एक्सेप्ट करता है, उसकी शर्त को एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है वो लूप एंड हो जाता है। तो उसी तरीके से ब्रेक यूज आ रहा है कि जब एक लूप चल रहा है और हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे लूप एंड हो जाए, वहां पे हम ब्रेक का यूज लेते हैं। इसको हम यूज लेके भी अच्छे से देखेंगे ताकि वो अच्छे से समझ पाए। उसके अलावा आता है हमारा कंटिन्यू कमांड। ये क्या करता है सर, ये यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर, जब एक लूप चल रहा है तो उसके पर्टिकुलर लूप को हटाने के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के जरिए, विल कंटिन्यू द लूप प्रोसेस ओनली इटरेशन ऑफ द लूप टू एग्जिट। यानी ये कर क्या रहा है सर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जब एक लूप कंडीशन चल रही है तो उसका जो कोई भी एक हिस्सा है जो जिसमें कोई एरर आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसको इग्नोर करके आगे के लूप को कंटिन्यू करता है कि हो सकता है आगे एरर ना आए या आगे सारी चीजें अच्छे से ऑपरेट हो सके। तो ब्रेक क्या करता था, कंप्लीट लूप को एंड कर देता। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो कंप्लीट लूप को एंड नहीं करता, वो क्या करता, उसके एक इटरेशन को जो है उसको एग्जिट करता है, उसको बंद करता है, ताकि लूप का जो आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे, शायद एक ही एरर है और आगे एरर ना आए। सो कुछ ऐसे ही केसेस में हम कंटिन्यू को यूज लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो हमारे टाइप ऑफ लूप्स है एंड उनके कुछ कमांड्स जो उनके यूज आते हैं वो समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाइल लूप क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी? हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप? क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? तो अगर आप चाहते हो कि ये लूप अभी यहाँ के यहाँ रुक जाए तो ये जो आपको व्हाइल लूप का स्टेटमेंट दिख रहा है उसको जल्दी से फॉल्स प्रूफ करो, जिसके लिए आपको लाइक बटन पे हिट करना है, साथ ही साथ ये जो पूछ रहे हैं उनका रिप्लाई देना है। सो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करते हैं ये लूप एंड हो जाएगा और प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आशीष कुमार आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ व्हाइल लूप इन शेल प्रोग्रामिंग पे, जिसमें हम समझने वाले हैं कि व्हाइल लूप क्या है और हमारे कैसे काम आ सकता है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने हमारी काली मशीन को स्टार्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पे उस फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमने एक व्हाइल का छोटा सा प्रोग्राम लिखा है ताकि हम इसकी फंक्शनिंग को समझ सके और फ्यूचर में इसे यूज ले सके अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। तो बिना देरी करते हुए फाइल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे gedit स्पेस हमारी फाइल का नाम जिसका नाम हमने रखा है while.sh, एंटर प्रेस करेंगे। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे इस पहली लाइन का क्या मोटिव, अब तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हमने यहाँ क्या करा है, एक वेरिएबल रखा है a जिसके अंदर अभी हमने वैल्यू दी है 0। तो हमारा जो a वेरिएबल है इसके अंदर की वैल्यू 0 है एंड यहाँ पे हमने हमारे while को स्टार्ट करा है तो हमने लिखा while
उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट दी, कंडीशन दी, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल अपना काम करेगा। कैसे करेगा सर? हमने यहाँ पे डू लिखा व्हाइल के बाद, जो कि उसके स्टेटमेंट का हिस्सा है, उसके सिंटैक्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने व्हाइल के बाद जैसे ही डू लिखा है, तो डू के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा। और कब तक करेगा? जब तक ये लिखी हुई स्टेटमेंट सही है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? जब तक a लेस देन है 10 से, और फिलहाल a की वैल्यू है 0, तो सर ये तो लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही ये पहली बार रन होगी, तो पहली बार जब ये ट्रू है, बिकॉज ये लेस देन 10 है, तो ये ट्रू है, तो इसके अंदर की जो ऑपरेशंस है, जो भी हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसकी नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करी, देन हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया इसी वेरिएबल के अंदर, जो कि है इसके अंदर +1 वैल्यू ऐड करना। जैसे ही हमने यहाँ पे +1 वैल्यू ऐड करी हमारे वेरिएबल के अंदर, तो इसकी वैल्यूज 1 बाय 1 बढ़ती गई, यानी जितनी बार एग्जीक्यूट होगा इसकी जो करंट वैल्यू है उसमें +1 ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से ये लगातार काउंट करेगा, और जब तक ये लेस देन 10 है तब तक ये वैल्यू ट्रू है, तब तक हमारा व्हाइल लूप जो है वो रन करेगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा, व्हाइल लूप रन करना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये छोटा सा प्रोग्राम आप सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से काम करेगा। बट एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S के जरिए सेव कर रहा हूँ, इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक और बात का हम ध्यान रखेंगे कि सर जिस फाइल को हम रन कर रहे हैं उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन जरूर हो। तो उसके लिए मैं लिखूंगा chmod+x स्पेस while.sh, एंटर प्रेस करूंगा। आई थिंक उसके पास अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे $while.sh और एंटर प्रेस करेंगे, और देखते हैं इसका रिप्लाई आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट हुई, बिकॉज यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज थी उसके अंदर हमारी a की वैल्यू 10 से कम थी। जैसे ही 10 के इक्विवेलेंट हुई, यानी लेस देन वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो व्हाइल लूप ने काम करना बंद कर दिया। So स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ द फॉर लूप इन शेल स्क्रिप्टिंग पे, जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि फॉर लूप क्या है, शेल स्क्रिप्टिंग में क्या काम आता है, कैसे काम आता है, और हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ, जहां पे हम फॉर लूप के एक प्रोग्राम के जरिए इसको और भी अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी काली वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है, हमने टर्मिनल ऑन कर रखा है एंड उसे रूट परमिशंस दे रखी है। तो फॉर के लिए हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना चुके हैं, हमें बस उसके वर्किंग को समझना है एंड देन उसे एग्जीक्यूट करके देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे gedit एंड देन for.sh और एंटर प्रेस करेंगे। और जैसे हम एंटर प्रेस करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर का प्रोग्राम आ चुका है, जो कि हमें फॉर के बारे में समझा देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करा है, फॉर एंड देन हमने एक वेरिएबल दिया है var, और इनका यूज लिया है जिसके अंदर हमने 0 से लेके 9 तक कुछ नंबर्स लिखे हैं, 0 to 9 नंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ पे वर्क किस तरीके से करेगा सर? होगा क्या, ये सारी वैल्यूज एक एक करके वे नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, एंड फॉर उन्हें तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक सबका नंबर ना आ जाए। यानी इस लिस्ट में, इन दिए गए नंबर्स में, जब तक ये हर एक के हिसाब से एक लूप रन ना कर दे तब तक ये लगातार उसे रन करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे 10 बार लूप रन होगा 0 से लेकर 9 तक, एंड सारी एक एक वैल्यू वैर के अंदर स्टोर होती रहेगी, और उसके बाद एको के जरिए जो वैर के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। इतना इजी प्रोग्राम है हमारे फॉर का। आप देख सकते हैं फॉर को यूज देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके आगे स्टेटमेंट देनी है, देन आपको डू के जरिए बताना है कि अगर ये चीज सही होती है, अगर फॉर चाहता है कि आप इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को, इसके अंदर के कमांड्स को एग्जीक्यूट करें, देन आप यहाँ पे कमांड्स देख सकते हैं, और उसके बाद डन के जरिए आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो डू एंड डन का वक्त आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। फॉर का बहुत ही इजी सेटअप है कि सर हमें इसके आगे बस एक स्टेटमेंट लिखना है, उस स्टेटमेंट में, उस कंडीशन में हमने जो जो वेरिएबल्स दिए हैं या जो जो लिस्टिंग कर रहे हैं और जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए इस लूप को रन करेगा। अब इसे सेव करते हैं एंड देन हम इसे करेंगे क्लोज, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। एक और बात का हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी जरूरी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे chmod+x एंड देन for.sh, एंटर प्रेस करेंगे तो अब इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। ls-l स्पेस for.sh लिख के हम कंफर्म कर लेंगे कि क्या सर इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है या नहीं है, या कौन कौन सी परमिशन है। एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हैं इसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं। तो आई थिंक अब हम इसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है सर, हम डॉट/ या फिर बैश लिख सकते हैं। जैसे हम $for.sh लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 9 तक की जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई है। एक एक वैल्यू वेर वेरिएबल के अंदर गई, फॉर का लूप रन हुआ और उसके हिसाब से उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होती गई, और 0 to 9 तक जो नंबर्स हैं, यानी इतनी बार हमारा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स फॉर लूप का जो फंक्शनिंग आपको समझ आ गया होगा, फॉर किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर को बस हम कुछ लिस्टिंग दे देते हैं, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट, हर एक वेरिएबल को फॉलो करते हुए लूप को रन करते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ द अनटिल लूप
एंड शेल स्क्रिप्टिंग। सो आज हम देखने वाले हैं क्या है ये अनटिल लूप, किस तरीके से काम करता है, हमारे लिए कितना यूजफुल है एंड इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, इसको किस तरीके से रन करा जाता है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ एंड वहां जाके हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे लिखेंगे gedit until.sh एंड एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसके जरिए आप हमारे जो अनटिल लूप है इसकी प्रोग्रामिंग को, इसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने प्रिंट कराया है अनटिल लूप ताकि हम बता दें कि हम किस लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है आई जिसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है 10, यानी इस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू सेट कर दी है 10। उसके बाद हमने क्या करा सर, हमने हमारे अनटिल लूप की स्टार्टिंग करी जिसके अंदर हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा जहां पे हमने एक छोटी सी कंडीशन दे दी जिसके अंदर हमने लिखा कि जो आई के अंदर की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए 1 के। अब जब तक ये चीज सही है तब तक हमारा अनटिल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या करा है, डू के अंदर लिख दिया है कि अगर ये चीज सही है तब आपको क्या करना है। हमने एको कराया हमारे आई वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को जो कि कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डू, एंड यहाँ पे लिख दिया इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कब तक रन होगा, जब तक ये नॉट इक्वल टू 1 है, बिकॉज ये क्या कह रहा है इक्वल टू 1 होनी चाहिए। और जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी यानी जैसे ही इसको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी ये क्या करेगा, इस लूप को एंड कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बार बार ये प्रिंट होगा कि जो भी वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 1, कब तक, जब तक वो वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती। और यहाँ पे हमने क्या करा, हम आई की वैल्यू जो है वो हमने -1 कर दी, यानी आई बार बार -1 की वैल्यूज में जाता रहेगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी। कब तक होगी सर, जब तक वो इक्वल टू 1 ना हो जाए। जैसे ही इक्वल टू 1 होगा ये हमें बता देगा और उस लूप को एंड कर देगा, यानी नॉन जीरो वैल्यू पे एंड करेगा। इस बात का ध्यान रखना, यही अनटिल की खास बात है। देन यहाँ पे हमने इसे डन लिख दिया, यानी इस चीज को एंड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइनल प्रिंट कराया क्योंकि हमें पता है कि कब एंड होगा, ये केवल तब एंड होगा जब यहाँ पे वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी 1 के। तो उसके हिसाब से हमने प्रिंट कराया आई वैल्यू इज और उसके अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी और यहाँ पे लिखवा दिया लूप टर्मिनेटेड। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू थी वो 1 के इक्वल हो चुकी है, यानी हमें जो कंडीशन थी, जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो चुकी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करेंगे एंड देन इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। उससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सर इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे और अब लिखेंगे ls-l स्पेस फाइल का नाम, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आ चुकी है। अब हम लिखेंगे $until.sh एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 में प्रिंट हुआ, 9 में भी प्रिंट हुआ, सारी वैल्यूज प्रिंट हुई एंड साथ साथ जो लास्ट हमारा एंड होने के बाद जो हमारी वैल्यू थी वो भी प्रिंट हुई। और उसके बाद हमें बता दिया गया कि ये दोनों इक्वल है, यानी हमें यहाँ पे पता पड़ गया कि अब जो वैल्यू है हमारे आई की वो 1 तक पहुंच चुकी है। मैक चेंजर इन शेल स्क्रिप्टिंग, यानी आज हम ये देखने वाले हैं कि हम शेल स्क्रिप्टिंग का यूज लेके किस तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे मैक एड्रेस को चेंज करने में हमारी मदद कर सकता है। तो बिना देरी करते हुए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी काली यानी एक लिनक्स वर्चुअल मशीन पे एंड यहाँ आके अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फिर उसको प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं, यानी उसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं एंड उस प्रोग्राम के जरिए कभी भी हम हमारा मैक एड्रेस इजीली चेंज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं मैक एड्रेस चेंज करने का है क्या, यानी अगर हम बिना प्रोग्रामिंग के मैक एड्रेस चेंज करना चाहें तो वो कैसे होता है, उसका मैनुअल प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में समझा देता हूं स्टूडेंट। जैसे हम ifconfig लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे सभी इंटरफेसेस जो हैं, डिवाइसेस जो हैं वो शो हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ETHER के अंदर हमारी ETH0 जो इंटरफेस है यानी इथरनेट डिवाइस का नाम जो यहाँ पे वो ETH0 है, तो हम इसी नाम से उसको डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पे इथर के अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है और यही है हमारा मैक एड्रेस। हम चाहते हैं सर ये मैक एड्रेस चेंज हो जाए। अब ये चेंज कैसे होगा, तो सर हमें इस हार्डवेयर सेटिंग में चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक ऐसा हार्डवेयर एड्रेस है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा के लिए चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig स्पेस ETH0 जो कि हमारे इंटरफेस का नाम है एंड देन लिखेंगे डाउन। सर डाउन क्यों लिखा, बिकॉज अगर हम किसी भी हार्डवेयर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसको बंद करना होगा, उसके बाद हम उसमें चेंजेस करेंगे, देन उसे रिस्टार्ट करेंगे। अगर हम चलते हुए हार्डवेयर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलते हुए व्हीकल में कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली वो खराब होगा। तो यहाँ पे हमें किस बात का ध्यान रखना है कि सर हम सबसे पहले इंटरफेस को बंद करें, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig ETH0 एंड देन इसके अंदर हमें क्या करना था कि सर हार्डवेयर एड्रेस चेंज करना था। क्या करना था कि जो इथर नाम का वेरिएबल था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इथर नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मैक एड्रेस था, तो हमें इस मैक एड्रेस को चेंज करना है। तो फिलहाल मैंने अभी इसी मैक एड्रेस को एज इट इज कॉपी करा और यहाँ पे B1 की जगह मैं B2 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा ifconfig
डिवाइस का नाम SW फॉर हार्डवेयर, इथर जिसका मतलब है किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करनी है, तो इथर नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर हमारी ये वैल्यू थी जो कि हमारा मैक एड्रेस था, जिसको मैं चेंज कर दिया B1 से B2 करा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस तरीके से मैक एड्रेस चेंज होगा। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हुई है। अब यहाँ पे वापस हमारे डिवाइस को अप करूंगा, तो लास्ट टाइम हमने बंद करते हुए डाउन लिखा था, और अब मैं लिखूंगा ifconfig ATS0 अप और एंटर प्रेस करूंगा। सर अब हमें चेक करना है क्या हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं ifconfig लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, लास्ट वैल्यू B2 आ रही है। इसका मतलब मैक एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा। सबसे पहले डिवाइस को बंद करें, देन उसमें बता देंगे किस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज करनी है, तो हमने मैक एड्रेस की वैल्यू बता दी इथर के अंदर, और उसके बाद उसको चेंज करके डिवाइस को अप कर दिया, और इतना ही ईजी था मैक एड्रेस चेंज करना। बट अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि यही सारा काम हमारे प्रोग्राम के जरिए, हम ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके जरिए हम हमारा मैक एड्रेस चेंज कर पाए, वो भी मैन्युअली और किसी भी लिनक्स मशीन में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सर हम यहाँ पे रोज डेली एक प्रोसेस तो रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज बार बार मेरे को 3 कमांड लिखने पड़ेंगे, तो ये मेरा टाइम जो है कंज्यूम करेगा। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम लिख दूँ ताकि मेरा काम ईजी हो जाए। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे gedit स्पेस कोई भी एक फाइल रखेंगे यहाँ पे, तो मैं फाइल का नाम रख देता हूँ mac.sh कैपिटल M के साथ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी फाइल स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे #bin/bash, एंटर प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे कोड्स लिखना, कमांड्स लिखना स्टार्ट करेंगे जो हम शेल प्रोग्रामिंग के जरिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सब प्रोसेस बहुत इजी है, जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे वही हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि शेल प्रोग्रामिंग आखिर में टर्मिनल की तो प्रोग्रामिंग है। तो जितने सारे कमांड्स अभी हमने लिखे थे वो ये डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है ifconfig ETH0, हमारे इंटरफेस का नाम आप लोगों के WLAN0, ETH0, ETH1 कुछ भी हो सकता है। तो पहले ifconfig करके कंफर्म जरूर करना कि आप जिस डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करें उसका नाम क्या है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन, जो कि हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? सेकेंड स्टेप था ifconfig ETH0 HW mode SW ether एंड देन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को अभी हम कर देते हैं B4। तो यहाँ पे हमने हमारा मैक एड्रेस चेंज करा एंड देन एंटर प्रेस करा, उसके बाद लिखा ifconfig ETH0 अप। सो बहुत ही इजी था, तीनों कमांड्स के जरिए हमारा मैक एड्रेस चेंज इजीली हो जाएगा। बट सर यहाँ पे इस लास्ट पेयर को चेंज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या तो हम आगे से जो वेंडर एड्रेस है, स्टार्टिंग के जो 3 एड्रेसेस होते हैं मैक एड्रेस को वेंडर एड्रेस कहलाते हैं, और लास्ट के 3 डिवाइस आईडी कहलाती है। तो अगर मैं वेंडर एड्रेस चेंज करूँ तो भी ज्यादा अच्छा रह सकता है, या डिवाइस आईडी काफी हद तक चेंज करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको 3-1 कर देता हूँ, तो ये इसकी बिल्कुल रेंज ही बदल जाएगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल अलग डिवाइस आईडी काउंट होगा, और आई थिंक इतना प्रोसेस यहाँ पे इनफ होगा। तो मैं इस प्रोसेस को, इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ एंड एक और बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम इसको 2 बार लिख रहे हैं, ताकि एक बार में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बार में वो कंफर्म चेंज हो जाए। Ctrl+S सेव करने के लिए, और अब मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। सर हम फाइल तो क्रिएट कर चुके हैं, बट इस फाइल के पास क्या एग्जीक्यूटेबल परमिशन है? तो ls-l स्पेस mac.sh लिख के एंटर प्रेस करते हैं, एंड हम देख सकते हैं इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हम कैसे देंगे, chmod+x एंड देन फाइल का नाम, और एंटर प्रेस करेंगे। और अब अगर हम ls-l mac.sh लिखते हैं तो हम देख सकते हैं सर हमारी इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब क्या करेंगे, $/ लिख के इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड यहाँ पे उसने कोई भी आउटपुट शो नहीं करा है। अब हमें ये तो नहीं पता सर हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सर आउटपुट शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने लास्ट में ifconfig कमांड को रन नहीं करा। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं ifconfig लिख के मैन्युअली चेक करूँ कि हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। आप देख सकते B4 3-1 हो गया, यानी चेंज तो हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यार मैक एड्रेस तो चेंज हो गया, बट हम एक और चीज कर सकते हैं, क्यों ना ये ifconfig कमांड भी हमारे शेल प्रोग्राम में ही लिख दें, ताकि हमें बार बार ये अलग से रन करके देखने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे mac.sh के वापस एडिटिंग में जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक सेकेंड gedit एंड देन mac.sh, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जाके एक छोटा सा कमांड और ऐड कर देंगे जो कि है ifconfig, जिसका मतलब ये सब होने के बाद फाइनली एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा कि क्या फंक्शनिंग हुए, क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पे ifconfig हमने फिर से लिख दिया, एंटर प्रेस करा, इसका मतलब 2 बार ifconfig रन हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ifconfig को हटा ही देता हूँ। अगर ये दोनों बार कमांड रन हो ही रहे हैं तो फाइनली लास्ट बार ifconfig हमें रन होकर बता देगा कि मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं उसने चेंज करा, उसके बाद ifconfig कमांड को रन करके मुझे कंफर्म कर दिया कि सर आपका मैक एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक और छोटा सा एड ऑन करते हैं। सर ये मैन्युअली मैक एड्रेस चेंज कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो चाहे प्रोग्राम के जरिए क्यों ना कर रहा हो, लेकिन प्रोग्राम में जो हमने मैक एड्रेस लिखा है ये केवल वो चेंज कर रहा है। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि यूजर इनपुट पे जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाए तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस हमारे इस फाइल को एडिटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पहले एक यूजर से इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीड, जिसका मतलब यूजर से एक वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है और रीड के अंदर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक। तो हमने क्या करा, हम मैक नाम के एक वेरिएबल में रीड के जरिए कुछ इनपुट्स लेने और जो भी इनपुट यहाँ पे आएगा उसको अब हम यहाँ यूज ले लेंगे। तो हार्डवेयर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है मैक। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले रीड के अंदर एक वेरिएबल रख लिया मैक, यानी हम जो भी वैल्यू एंटर प्रेस करेंगे वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद हमारा बिल्कुल कमांड जो हमने बाकी के सारे कमांड लिखे थे बिल्कुल सेम है। हमने बस यहाँ पे $मैक लिख दिया, एथर के बाद जहाँ पे मैक एड्रेस लिख रहे थे वहाँ पे हमने $मैक लिख दिया। इसका मतलब यूजर जो मैक एड्रेस दे रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके हिसाब से मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसको हमने सेम 2 बार रन करा और लास्ट में IF कॉन्फिग के जरिए प्रिंट कराया हमारा करंट मैक एड्रेस। तो आई होप ये छोटा सा कमांड जो हमने थोड़ा चेंज करा आप सभी को समझ आ गया होगा। रीड क्या काम आएगा सर, यूजर से इनपुट लेने का काम, और यूजर जो भी इनपुट वैल्यू दे रहा है वो जाके सेव कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं एंड देन यहाँ पे लिखेंगे $mac.sh और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझसे भी एक इनपुट मांग रहा है, यानी आगे कुछ फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, डायरेक्ट वेट कर रहा है ताकि मैं इनपुट दे दूं। तो मैं यहाँ पे एक बार एक मैक एड्रेस लिख देता हूँ और इस मैक एड्रेस के अंदर कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। तो वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज हम कर देते हैं A2 और चाहे तो उसके पहले की भी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते थे, बट हमें बस एक सही मैक एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और जैसे ही मैंने लिख के एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IF कॉन्फिग के अंदर हमारा जो मैक एड्रेस था वो चेंज हो चुका है, जिसकी वैल्यू A2 आ रही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मैन्युअली मैक एड्रेस चेंज करना वो भी एक अच्छे प्रोसेस के साथ, शेल प्रोग्रामिंग के साथ समझ आ गया होगा। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ IP चेंजर इन शेल स्क्रिप्टिंग। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे सिस्टम के प्राइवेट IP को चेंज कर सकते हैं, वो भी शेल स्क्रिप्टिंग का यूज लेके। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी लिनक्स वर्चुअल मशीन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हमारी लिनक्स मशीन स्टार्ट कर लिया, अभी हम काली लिनक्स को यूज ले रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले से टर्मिनल पे जाएंगे, एक प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, gedit लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे। तो मैं इसको रूट परमिशन दे देता हूँ पहले एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे gedit स्पेस कोई भी एक फाइल का नाम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ipc.sh एंड एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे इस नाम की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है जिसके जरिए हम हमारा प्राइवेट IP चेंज कर सके। लेकिन इससे पहले एक बार के लिए इस प्रोसेस को मैं रोकता हूँ। इससे पहले मैं एक बात का ध्यान रखना होगा कि सर IP चेंज करने का प्रोसेस है क्या, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के जरिए तो मैं उसे ऑटोमेशन में लाऊंगा, बट प्रोसेस क्या होगा उस IP को चेंज करने का। तो IP चेंज करने के लिए हम करते क्या है सर, हम लिखते हैं IF कॉन्फिग, पहले IP चेक करते हैं IF कॉन्फिग के जरिए। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं मैं एंड हम री एग्जीक्यूट करते हैं सेम कमांड को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iNet के अंदर मेरी प्राइवेट IP जो है वो शो हो रही है, जो कि 192.168.78.141। ये है मेरी करंट प्राइवेट IP। सर अगर हम इसे चेंज करना चाहे तो बहुत इजी प्रोसेस है। ये ETH0 डिवाइस के अंदर की IP है, यानी इसी डिवाइस के जरिए मुझे प्राइवेट IP मिली है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IF कॉन्फिग ETH0 एंड देन जो भी IP मैं रखना चाहता हूँ, जैसे 192.168.78.140 एंड एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे इसने मुझे कोई भी एरर शो नहीं करा। अब मैं फिर से IF कॉन्फिग रन करूंगा और स्क्रॉल अप करके देखूंगा कि क्या मेरी प्राइवेट IP चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरी प्राइवेट IP यहाँ पे चेंज हो चुकी है। बस इतना इजी प्रोसेस था प्राइवेट IP चेंज करने का। अब हम बस ये देखना चाहते हैं कि इसी को मैं प्रोग्रामिंग के जरिए, शेल प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे अच्छे से ऑपरेट कर सकता हूँ, ताकि बार बार मुझे कमांड्स एग्जीक्यूट करने की जरूरत ना पड़े और मैं जो प्राइवेट IP चाहूँ वो मैं सिस्टम को अलॉट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एडिटिंग में जाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं gedit ipc.sh करके और यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ लिख देते हैं #bin/bash एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे वो कमांड्स जिनके जरिए हम IP चेंज करने वाले। सबसे पहले हम क्या करते थे, IF कॉन्फिग लिख के कंफर्म करते थे कि हमारी IP क्या है। तो अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है IP कुछ भी, हमें तो उसे चेंज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे IF कॉन्फिग स्पेस इंटरफेस का नाम ETH0 एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे हमारी जो भी IP हम रखना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर ही IP मेंशन करूं, मैं चाहता हूं यूजर से इनपुट लिया जाए कि कौन सी IP वो रखना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं रीड और उसको स्टोर करा देते हैं IP नाम के इस वेरिएबल में। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर रीड में जो भी हम देंगे, यानी हम जो भी इनपुट देंगे वो IP नाम के इस वेरिएबल में चला जाएगा एंड यहाँ पे IF कॉन्फिग के अंदर
ETS 0 के बाद जब हमने $IP लिखा है तो उसके अंदर की वैल्यू कॉल हो जाएगी, यानी वो IP जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज हो जाएगी और उसकी वजह से सर हमारा IP चेंज हो पाएगा। बट IP चेंज करने के बाद एक और चीज जरूरी थी, ये चेक करना है कि IP चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होने वाला है, सबसे पहले हमसे एक इनपुट मांगा जाएगा जिसमें हम जो भी इनपुट देते हैं वो IP नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन हमारा ifconfig इंटरफेस का नाम एंड देन IP नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू कॉल करी जाएगी जो कि हमने एंटर करी थी। एंड देन जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी IP चेंज हो चुकी होगी और ifconfig लिख के हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी IP चेंज हुई है कि नहीं है। तो बहुत छोटा सा कोड है जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें ऐड करी। आप चाहो तो इंटरफेस भी यूजर से मांग सकते हो कि वो इंटरफेस खुद बताए कि ETS 0 है या क्या है, इसको और भी अच्छा बना सकते हो। और मैं आप सभी को सजेस्ट भी करूंगा कि इसको और जितना मॉडिफाई कर सकते हो करो ताकि आप शेल प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख सको। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड सेव करने के बाद क्लोज करते हैं। सर सबसे जरूरी बात कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं अभी है कि नहीं है। सो आप देख सकते हैं इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम। और अब यहाँ पे फिर से इस कमांड को रन करके देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे ./ और फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हमसे ही IP मांग रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे IP मेंशन करेंगे तो 192.168.70। अब 140 तो हमने लास्ट टाइम रखा था तो मैं इसको रख देता हूँ 135। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसने ifconfig कमांड फिर से रन भी करा और देख सकते हैं हमारी जो IP वो चेंज हो चुकी है, हमारी IP आ चुकी है 192.168.78.135। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम एग्जैक्टली हमारी IP चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस और करते हैं इस प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज सर यहाँ पे और भी बहुत सारा ऐसा डेटा शो हो रहा है जो हमारे काम का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे काम का डेटा है केवल वही प्रिंट करेंगे ताकि हमें पता पड़ जाए डायरेक्ट कि हमारी IP चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें इस लाइन में कुछ यूनिक वर्ड ढूंढना होगा। जैसे inet जो है वो यूनिक है, एक तो inet 6 है और एक inet है, तो आई थिंक inet वर्ड जो है वो यहाँ पे यूनिक है, ये हमारे काम आ सकता है। एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और खास ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम एक बार inet वर्ड को ही उठाते हैं और देखते हैं इससे कितना डिफरेंस आ सकता है। हमारे पास हालांकि 2 inet वर्ड है, एक तो एलोस लोकल होस्ट के अंदर है और एक ETS 0 के अंदर है। आई थिंक इतना तो चल जाएगा, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें इस चीज की। फिलहाल हम जाते हैं इस फाइल की एडिटिंग में एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, जब हम लास्ट में फाइनली ifconfig कमांड रन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि केवल जो IP मैंने चेंज करी है उससे रिलेटेड कंटेंट ही शो, इतनी सारी डिटेल शो ना हो। तो मैं यहाँ पे एक पाइपिंग लगाऊंगा जिसका मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ सारा जो आउटपुट जनरेट होगा वो राइट हैंड साइड के लिए डायरेक्ट इनपुट बन जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा ग्रीप, जिसका मतलब एक तरीके से सर्च करके उठा लेना, कैच कर लेना। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको जहां भी इसके आगे लिखा हुआ वर्ड मिलेगा ये केवल वही ही लाइन शो करेगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ inet, स्पेस दे देता हूँ ताकि inet को कंप्लीट एक ही माने inet 6 ना दिखाए। और आई थिंक यहाँ पे अभी सही काम करेगा। इसको सेव करते हैं एंड देन एग्जिट करके देखते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा। तो हमसे यहाँ पे एक IP मांगी जा रही है 192.168.78.136। एंटर प्रेस करा हमने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल वही लाइंस प्रिंट हो रही है जिनमें inet लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट पहले से और अच्छा हो गया और जिसमें हमारी IP जो है करंट IP वो भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब हम इसको और भी सही बना सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ ऐसी चीजें लिख के जिससे हमारा रिलेटेड कंटेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर अगर हमें हमारी IP देखनी थी कि वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस, इसको हम एक और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि ग्रीप के अंदर अगर हम $IP लिख दें तो आई थिंक यहाँ पे और भी अच्छा काम करेगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि यूजर ने जो भी IP दी थी उसी IP को सर्च करके दिखाएगा कि वो किस लाइन में लिखी हुई है। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत भी अच्छा आउटपुट जनरेट कर देगा। इसको सेव करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब ये केवल वो ही लाइन प्रिंट कर रहा है जिसके अंदर हमारी वो IP आई थी। इसी तरीके से आप कुछ और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बाकी डेटा को भी हटा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी हटाएं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये IP चेंज करना नहीं, शेल प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज शेल प्रोग्रामिंग के जरिए हम हर वो काम जो मैन्युअली करते थे, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए करते थे, अब वो हम एक प्रोग्राम लिख के एक बार थोड़ी सी मेहनत करके उसको ऑटोमेशन में ला सकते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम सेव भी होगा और हम काफी एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे, एरर फ्री वर्क कर पाएंगे। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ Nmap स्कैनर यूजिंग शेल स्क्रिप्टिंग। यानी आज हम क्या बना रहे हैं, Nmap स्कैनर का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारी मदद करेगा ऑटोमेशन में Nmap के नेटवर्क स्कैन्स को परफॉर्म करने के लिए। और ये प्रोग्राम हम बनाएंगे शेल स्क्रिप्टिंग के जरिए।
तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रोग्राम, कैसे हमारे काम आ सकता है, और इसको यूज लेते लेते स्टूडेंट्स हम ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि शेल प्रोग्रामिंग के जरिए हम हमारे सभी ऑपरेशंस को, सभी टूल्स को यूज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बस उन टूल्स के कमांड्स और उनके यूज लेने के तरीके बदलने वाले हैं, अदरवाइज जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई थिंक इसकी वजह से हम काफी सारे प्रोग्राम्स खुद से भी बनाना सीख जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ, जहां पे हम जाके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखने वाले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी काली वर्चुअल मशीन में मैंने रूट टर्मिनल ओपन कर लिया है, और अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एडिट करूंगा अपनी एक फाइल को जिसमें nmap के स्कैनिंग का मैंने कुछ कमांड्स पहले से, कुछ प्रोग्रामिंग पहले से कर ली है, एंड उसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी करने वाले हैं, उसको समझने भी वाले हैं कि प्रोग्राम हमसे क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे gedit स्पेस scanning.sh, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे इस फाइल में हमने किया क्या है, सर सबसे पहले हमने कुछ प्रिंट कराया जिसमें हम बोल रहे हैं एंटर योर आईपी, यानी हम आईपी मांग रहे हैं। उसके बाद हमने उस आईपी को रीड कराया जो कि आईपी नाम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। देन हमने क्या करा, एंटर योर पोर्ट नाम का एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, और उसके बाद हमने पोर्ट नाम के वेरिएबल में इनपुट ले लिया रीड के जरिए। देन हमने यहाँ पे एक छोटा स्टेटमेंट और प्रिंट कराया जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो एग्रेसिव स्कैन रन होगा, 2 प्रेस करेंगे तो सिन स्कैन रन होगा, एंड 3 प्रेस करेंगे तो टीसीपी स्कैन रन होगा। यहाँ पे हमने इनको 3 ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी नंबर प्रेस करते हैं तो ये वाले स्कैन रन होंगे, और यूजर जो भी इनपुट देगा वो वैल्यू हमने स्टोर कर दी है st वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे आई थिंक ये पार्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इफ कंडीशन को स्टार्ट करा, एंड उसके अंदर हमने $st यानी st के अंदर की वैल्यू कि अगर वो 1 है, 2 है या 3 है, क्या है, अगर वो इक्वल्स टू -eq का मतलब आई थिंक आपको पता होगा अच्छे से, इक्वल्स टू है, अगर वो 1 है यानी यूजर ने अगर 1 इनपुट दिया है, तो उस केस में हमने यहाँ पे डायरेक्ट nmap का जो कमांड था वो लिख दिया, जिसमें हमने लिखा nmap -a फॉर एग्रेसिव स्कैन। उसके बाद $ip जो कि हमारे यूजर ने आईपी इनपुट करी थी वो यहाँ आ जाएगी, -p यानी पोर्ट, और उसके बाद हमने $port यानी जो पोर्ट्स यूजर ने मेंशन करी है वो यहाँ पे आ जाएगी, जितनी स्कैन करनी है या जो स्कैन करनी है। एंड यहाँ पे हमने पाइपिंग यूज लेके लिखा है ग्रिप ओपन, जिसका मतलब है कि यहाँ से जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसमें से केवल वही लाइन प्रिंट हो जिसके अंदर ओपन आ रहा हो, जिस लाइन में ओपन वर्ड यूज हो रहा हो केवल वही लाइन प्रिंट हो। ये हमने यहाँ पे कर दिया ताकि आउटपुट जो है वो थोड़ा सही आए, हमें इजीली समझ में आ पाए, और काफी ज्यादा फिल्टर्ड आए, ताकि हमें अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी कमांड को हमने अलग अलग तरीके से रिपीट कराया। हमने elif का यूज लिया, उसके अंदर हमने बोला अगर इक्वल्स टू 2 है यानी यूजर ने 2 दिया है, तो हमने nmap का सेम कमांड लिखा, बस वहां पे -s कैपिटल S यानी सिन स्कैन के कमांड को एग्जीक्यूट करा, -sp फॉर वर्जन स्कैन जिसके आगे हमने हमारी आईपी मेंशन कर दी, -p फॉर पोर्ट, और उसके आगे हमने पोर्ट नाम के वेरिएबल को मेंशन कर दिया। एंड सेम हमने यहाँ पे ग्रिप ओपन लिखा है ताकि जो इस भी लाइन में ओपन आ रहा हो वो लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाए। एज इट इज थर्ड स्टेप में भी हमने करा, जहां पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, छोटा सा एक माइनर सा चेंज है जिसमें हमने -st लिखा है यानी टीसीपी स्कैन। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्कैन अभी हमने मेंशन करें, आप जितना बड़ा चाहो इस प्रोग्राम को बना सकते हो, और जितना अच्छा चाहो उतना बना सकते हो। फिल्टरिंग जो है वो डेटा की जो आउटपुट आ रहा है उसको और भी अच्छा फिल्टर कर सकते हो, ये सारी चीज आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स डालना है। ये एक बेसिक प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप इसके काम को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, एंड सेव करने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन इस प्रोग्राम के पास है, हम इसे रन करेंगे $scanning.sh, एंटर प्रेस करें तो यहाँ बोल रहा है एंटर योर आईपी यानी अपनी आईपी एंटर करी जाए। तो अब आईपी में हम क्या लिखेंगे, हम सब किसी भी विक्टिम की आईपी लिख देते हैं 192.168.78.130। फिलहाल मैंने ये आईपी मेंशन करी है, एंटर प्रेस करता हूँ, सर हमसे एक पोर्ट मांग रहा है। अब हम चाहे तो केवल एक पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और हम चाहे तो पूरी रेंज भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक छोटी रेंज मेंशन कर रहा हूँ ताकि आउटपुट आप लोगों को दिख जाए और उसका जो असर है वो आपको समझ आ जाए ना, आउटपुट कैसा आ रहा है, प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर 650, अदरवाइज हमारे पास पोर्ट्स कितनी है 1 से लेकर 65,535। फिलहाल मैंने केवल 650 पोस्ट यानी 1 से 650 पोस्ट तक को ही स्कैन करा है। एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा स्टूडेंट्स, अगर आप 1, 2 या 3 इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो इनके आगे दिए हुए स्कैन जो है वो रन हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ रन करते हैं 2 यानी एक सिन स्कैन को, बिकॉज वो इन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। एंटर प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे जो सिन स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है, हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे आउटपुट जनरेट होगा, देन हमें वो आउटपुट शो होगा यहाँ पे। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मुझे शो कर देगा, और यहाँ पे काफी फास्ट आई थिंक आउटपुट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पोर्ट, उसका स्टेटस, उसका सर्विस क्या रन कर रही है और सॉफ्टवेयर क्या रन कर रहा है, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने काफी फिल्टर होके आ चुकी है, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया। तो इसी तरीके से हम शेल प्रोग्रामिंग का यूज लेके किसी भी टूल को, किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेशन में ला सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी तक के जो हमने वीडियो प्रैक्टिस करे, अभी तक के जो हमने शेल प्रोग्रामिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स या उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, आपको शेल प्रोग्रामिंग को यूज लेना अच्छे से आ गया होगा।
आई थिंक इसके बाद अब आप किसी भी टूल के साथ शेल प्रोग्रामिंग को यूज ले सकते हैं, आपको बस थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने की जरूरत है। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ मॉनिटर मोड स्विचर यूजिंग शेल स्क्रिप्टिंग। यानी आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो हमारे वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में स्विच करने में हमारी मदद करेगा। एंड इस वीडियो में एक और खास बात है कि ये काम हम फंक्शंस बना के करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते काली मशीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम बहुत ही इजीली शेल प्रोग्रामिंग का यूज लेके ये स्क्रिप्ट बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने हमारी काली वर्चुअल मशीन ऑन कर ली है एंड इसके अंदर टर्मिनल यहाँ पे रूटेड परमिशन में है। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक फाइल एडिट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ gedit monitor.sh, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना चुका हूँ मॉनिटर बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शंस का हेल्प लेके। आइए समझते हैं ये क्या है और कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा आपको पता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले #bin/sh ऐड कर दिया है। देन हमने लिखा echo फॉर मॉनिटर मोड प्रेस 1, यानी हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर आपको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना है, मॉनिटर मोड यूज लेना है तो प्रेस 1 करिए। यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया जो कि स्टोर हो गया नो नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनिट नाम का एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है। आप इस तरीके से एक फंक्शन को लिखेंगे एंड देन उनके ब्रैकेट्स ओपन करके उसके अंदर आपको जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी ऑपरेशन उसे परफॉर्म करवाने हैं, उस फंक्शन के जरिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मॉनिटर मोड के फंक्शंस लिख दिए, जो कमांड्स थे वो लिख दिए। सबसे पहले हमने wlan 0 को डाउन करा, उसके बाद हमने इसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करा, देन उसे अप करा और iw config के जरिए चेक करा कि क्या हमारा मॉनिटर मोड में हमारा वाईफाई अडेप्टर स्विच हुआ है या नहीं हुआ है। इन सारी चीजों को मैंने मोनिट नाम के एक फंक्शन में ऐड कर दिया। बहुत इजी प्रोसेस था आई थिंक। एंड यहाँ पे हमने इफ कंडीशन का यूज लिया जिसके अंदर हमने बोला कि हमारा जो डॉलर नंबर यानी नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, अगर यूजर ने 1 इनपुट करा है तो 1 होगी। तो अगर वो इक्वल है 1 के, यानी अगर यूजर ने 1 इनपुट करा है और 1 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ट्रू कंडीशन हो गई। ट्रू कंडीशन हो गई तो हमारे इफ के अंदर की कंडीशन रन होगी, जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कराइए स्विचिंग टू मॉनिटर मोड, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ मॉनिटर मोड में स्विच हो रहा है। एंड उसके बाद हमने मोनिट नाम के इस फंक्शन को कॉल कर दिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो बहुत इजी था इस फंक्शन को कॉल करना, हमें केवल मोनिट ही लिखना था उस फंक्शन को रन करने के लिए। तो जैसे ही हमने लिखा वो फंक्शन वहां पे कॉल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि रॉन्ग इनपुट दिया यूजर ने, यानी 1 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू एंटर करिए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम फंक्शनिंग करेगा। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें खास चीज समझनी है वो ये फंक्शन बनाने का प्रोसेस है, बिकॉज फंक्शंस बना के हम हमारा काम बहुत आसान कर सकते हैं। हम एक बार फंक्शन बनाएंगे देन उसको कहीं भी यूज ले पाएंगे इजीली। तो ये फंक्शन बनाने का प्रोसेस आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इस फंक्शन को बनाया है। आप भी फ्यूचर में अपने किसी भी टूल को, किसी भी स्क्रिप्ट को बनाते हुए फंक्शंस बना के अगर काम करेंगे तो आपका प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। फंक्शंस क्या है सर, कुछ वेल डिफाइंड एक्शन जो हमें पता है हमें करने ही करने एक प्रोग्राम में, क्यों ना उसको एक फंक्शन बना दिया जाए ताकि केवल एक नाम के जरिए, एक ऑब्जेक्ट के जरिए हम इजीली उसको कॉल कर सकें। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करके यानी रन करके देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $monitor.sh, एंटर प्रेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे एक इनपुट मांगा जा रहा है तो हम 1 लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विचिंग टू मॉनिटर मोड लिखा हुआ आ रहा है और अभी क्या करेगा, मेरे डिवाइस को मॉनिटर मोड में स्विच करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आउटपुट आपको सही ना दे, बिकॉज अगर आपके सिस्टम में वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट नहीं है तो उसे मॉनिटर मोड में स्विच नहीं कर पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वाईफाई अडेप्टर को फिर से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है नो सच वायरलेस डिवाइस। तो हमने एक वाईफाई अडेप्टर को यहाँ कनेक्ट करा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं जैसे मैंने वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करा है, पूछ रहा है इसको कहाँ यूज लेना है, तो हम वर्चुअल मशीन कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे टिक करेंगे एंड हमें वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पे हम इसे यूज लेना चाहते हैं। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं फिर से इस कमांड को रन करता हूँ, यानी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ $monitor.sh एंड यहाँ पे 1 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी भी इसने डिवाइस को रीड करा नहीं है, मतलब डिवाइस ऐड होने में टाइम लग रहा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं डिवाइस ऐड हुआ या नहीं हुआ। ओके, अभी ऐड नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा। सो इसमें यहाँ पे iw config लिख के हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो ऐड हो चुका है wlan 0 और अब हम उस फाइल को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं $monitor.sh, इनपुट मांग रहा है, 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मॉनिटर मोड में स्विच करके फाइनल हमारा जो iw config था उसको लिख के हमें कंफर्म कर दिया है कि आपका जो मोड था वो मॉनिटर स्विच हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।